तो सुबह कुछ 6:31 पे कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल में कॉल आती है कि एक बिल्डिंग में आग लगी है। देखें, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। वैसा इंसिडेंट था कि जिसमें 11 जानें चली गई, 11 कैजुअलिटीज़ रिपोर्टेड, जिसमें से 10 डेड बॉडीज़ तो हमने बिल्डिंग के अंदर से निकाली थी। हम रेस्क्यू की बात करते हैं हमेशा कि रेस्क्यू देर से पहुंचा, रेस्क्यू नहीं पहुंचा या रेस्क्यू जल्दी आ गया, कि क्या यहाँ पर मेरी सेफ्टी के लिए कुछ है? क्या आप ट्रेन है, क्या आपकी ट्रेनिंग है, क्या उस बिल्डिंग में ड्रिल्स हो रही हैं, क्या आपको बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में कहाँ पर इवैक्यूएशन की जगह है, कहाँ पर एग्जिट होना है, कौन सा सिस्टम है जो आपको चलाना है, कौन सा अलार्म जनरेट होगा, किस अलार्म जनरेट होगा तो उसका मतलब क्या है, आपको निकलना कैसे, कितने टाइम पीरियड में निकलना है। और क्योंकि इस दफ़ा FIR पहले कटी है, इन्वेस्टिगेशन बाद में हो रही है, कुछ एप्लीकेशंस हमारे अगेंस्ट भी डल गई, बिल्डिंग के ऑडिट्स हो रहे हैं। अब उनके पास वाइल्ड फायर है जो यहाँ नहीं होती। पाकिस्तान से लाहौर से भी टीम गई थी और ट्रेन टीम और सर्टिफाइड टीम है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू इंसराक से सर्टिफाइड टीम, इट्स ओनली टीम विच इज सर्टिफाइड बाय इंसराक। रात को 12 बजे के बाद सिग्नल रेड लाइट आती है, ओके आप रुकते हैं। हमारे पास रूल्स रेगुलेशन सब है, इम्प्लीमेंटेशन हमें आपको और हमें करनी है। आई एम ए मेडिकल डॉक्टर और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की एनेस्थीसिया में, और मेडिकल में रहते हुए मैं पब्लिक हेल्थ की फील्ड में आ गया। सिर्फ एम्बुलेंस लॉन्च करके बैठ जाए, बाकी सर्विसेज कौन देगा? देखें, इस वक्त 1112 जो है वो तीनों प्रोविंसेस में एक्टिव है, तो हमने सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल को अब हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसीज, पेशेंट शिफ्टिंग, फायर इमरजेंसीज, ड्राउनिंग के केसेस ऑल ओवर सिंध, प्रॉपर वाटर रेस्क्यू की टीम्स हैं, बोट्स हमारे पास हैं और स्कूबा डाइवर्स हैं। 550-600 एम्बुलेंसेज होनी चाहिए। तो फैमिली डिस्टर्ब जरूर होती है, अब वो यूज टू हो गए हैं। देखें, इस वक्त मेरी टीम में ना हर बंदा हीरो है। हमने CPR से स्टार्ट किया, स्टॉप ब्लीड, कि अगर कहीं ट्रॉमा का केस है तो उस ब्लीडिंग को कैसे रोकना है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। 2,500 से 3,000 बच्चे ट्रेन कर चुके हैं। जब तक हम लोग हैं इसके साथ कनेक्टेड, हम इसको और बेहतर से बेहतर करेंगे। जो एक बहुत नई चीज़ ये है कि हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, फर्स्ट वुमन रेस्क्यू स्टेशन का। डेली बेसिस पे अपने आप को मोटिवेट भी करता हूँ सुबह सुबह, और मैं खुद ही अपने लिए इंस्पायरेशन। देखें, एडवाइस ये कि पेशेंस आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कॉल आती है तो साथ दिया करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, यू गाइज़ आर वाचिंग एनसाइक्लोमीडिया हब। दिस इज़ योर होस्ट हमाद इफ्तिखार, और मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं एहसन अजीज़। अच्छा, हाल ही में कुछ पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव लिया है, दैट इज़ सिंध रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस 1122, एंड इट्स रिलेटिवली अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। सिंध में अभी आई है, बाकी हमारे पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस में लाइक पंजाब एंड KPK में काफ़ी टाइम से है। नाउ होता ये है कि लेट्स सपोज अगर कोई इमरजेंसी आती है, सो एज बीइंग एन इंडिविजुअल मुझे नहीं पता कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट करूँ। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है दैट इज़ अ कंप्लीट वन एंड ऑन इमरजेंसी सर्विस। लाइक अगर आपका कोई इशू होता है तो आप मोस्टली पुलिस वालों को कॉल करते हैं, लाइक 15, और अगर कोई फायर ब्रिगेड होती है तो फायर ब्रिगेड। सो वी डोंट हैव अ सिंगल डिपार्टमेंट। तो इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो यही मकसद है, तो लेट यू पीपल नो दैट सिंध गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन। इन केस आप या मैं या कोई भी ये वीडियो देख रहा हो वो किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में आता है, तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा राइट डिपार्टमेंट है और हम किसको कॉल करें। इस वीडियो और इस पॉडकास्ट से आप लोगों की जान बचा सकते हैं, जस्ट टू नो दैट यू नो द राइट पीपल। सो कमिंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सिंध रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विस, ये एक नया इरादा है, 1122 के नाम से जाना जाता है। ये एक नया इदारा है। हमें क्या कहते हैं, इदारे, हम लोगों ने जाके उस इदारे को विजिट किया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज शॉक्ड। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट के मैंने इतने अच्छे वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स नहीं देखे, और इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो बैकबोन है उन्हीं की मेहनत है, एंड ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ सिंध रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस, और वो हमारे आज के गेस्ट हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच जी, मुझे आपके इस स्टूडियो में आपने बुलाया, और इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें आज। और आपकी मतलब वैसे डेली रूटीन क्या है, चल क्या रहा है आजकल? बाय द वे मैं ये बोलूँगा, आई नो आपकी डेली रूटीन कैसी है, बिकॉज हम लोग बहुत टाइम से इस पॉडकास्ट को करने पे आ रहे हैं, ऑब्वियसली इमरजेंसी यूज होती है। तो
तो रूटीन आजकल कोई रूटीन नहीं है और आज अगर आप रिसेंट बात करेंगे जब से इमरजेंसी सर्विसेज हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश की हैं, इट्स ऑल टाइम मोबाइल पे नज़र रहती है, वायरलेस चलता रहता है और किसी वक्त भी किसी टाइम पे भी कोई इमरजेंसी आती है तो कोशिश हमारी यही होती है कि उसको रेस्पॉन्ड करें। अभी ड्यूरिंग पॉडकास्ट भी एक आ गई तो वो बिल्कुल, अभी आपने देखा मेरी टीम इस वक्त मूव कर गई और इमरजेंसी का कोई टाइम नहीं होता। Exactly, और दुआ यही करते हैं कि इमरजेंसीज ख़त्म हो, लेकिन जब भी आती है एटलीस्ट अब एक इदारा मौजूद है, बिल्कुल ऐसा प्रॉपर एक प्रोफेशनल इदारा मौजूद है, मैं इसको कहूँगा कि जो इस वक्त रेस्पॉन्स दे रही है बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा। हमारा एक पॉडकास्ट लास्ट वीक हमारा पॉडकास्ट लाइनअप था आपके साथ और एक रात पहले डन भी हो गया था, लेकिन In the morning we were ready. Even Dr. Saab was ready for the podcast. Exactly, हाँ. I guess last Saturday की morning. लास्ट सैटरडे मॉर्निंग था, तकरीबन 9-10 बजे की टाइमिंग थी, अर्ली मॉर्निंग। तो एक हादसा होता है आरजे मॉल, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हुआ क्या था, द मेन पॉइंट क्या हुआ और किस तरह रेस्क्यू किया गया। देखें, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और वैसा इंसिडेंट था कि जिसमें 11 जानें चली गई, 11 कैजुअलिटीज़ रिपोर्टेड, जिसमें से 10 डेड बॉडीज़ तो हमने बिल्डिंग के अंदर से निकाली थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे, मैंने आपको बताया रात को हम सोते हैं तो हमें अब रात को शायद यही हर वक्त सोच रहती है खुदा न खास अभी इमरजेंसी आ जाएगी, अभी कुछ ना हो जाए, अभी कुछ उससे नींद भी नहीं आती है, उससे नींद भी नहीं आती है। लेकिन बहरहाल इसी काम के लिए हम लोग हैं यहाँ पर और रेस्पॉन्सेज दे रहे हैं। तो सुबह कुछ 6:31 पे कमांड एंड कंट्रोल में कॉल आती है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है। तो रूटीन आग भी लगती हैं, छोटे छोटे वाक़यात भी होते हैं और छोटे वाक़यात अगर प्रॉपर्ली वहाँ पर फैसिलिटीज़ ना हो तो बड़े बन जाते हैं, ज़ाहिर बात है। तो 6:31 पे कॉल आती है सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे कि आरजे मॉल है उसमें आग लग गई है और फ़ौरन रिस्पॉन्स करें। अच्छा, कभी कभी होता है ना माइंड में, मॉल है, सुबह रात को तो कुछ भी नहीं होगा, मॉल सुबह के टाइम पे तो कुछ भी नहीं होगा, बंद होगा सारा। लेकिन फिर पता चला वहाँ पर ऑफिस भी हैं तो फ़ौरन से टीम्स वहाँ से मूव कर दी। अच्छा, हमें कोई भी कॉल आती है टीम्स मूव हो जाती हैं और इंसिडेंट कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर टीम्स चली जाती हैं और फिर क्योंकि कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते हैं और उसके बाद उस इंसिडेंट की जो इंटेंसिटी है जब पता चलता है तो बैकअप सारे फिर और टीम्स वहाँ पर मूव कर दी जाती हैं। अच्छा, जैसे ही कॉल आई टीम हमारी मूव हो गई, क्योंकि जो हमारा हेडक्वार्टर है गुलशन इकबाल का और आरजे मॉल का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कोई 8 से 9 मिनट का है। अर्ली मॉर्निंग इतना ट्रैफिक भी नहीं होता, रश भी नहीं है। जैसे कॉल आई हमने फिर वहाँ से बाकी स्टेक होल्डर्स थे उनको भी बता दिया। एम्बुलेंसेस जो थी उन्होंने मूव किया, 10 मिनट में एम्बुलेंसेस वहाँ पर पहुँच गई थी। KMC वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुका था, टीम्स हमारी मूव होकर वहाँ पर पहुँची। पता चला कि तो भाई अंदर लोग हैं बहुत ज़्यादा और उस वक्त तो डिफरेंट न्यूज़ आ रही थी, बहुत सारे लोग हैं, 100s में लोग हैं, 400 लोग हैं, 300 न्यूज़ है, रूमर्स चलना शुरू हो गए। सो एनीवे जब टीम पहुँची वहाँ पर तो उन्होंने कहा अंदर कैसे जाना है, क्योंकि जो मेन एंट्री थी वहाँ पर इतना स्मोक था, ज़ीरो विजिबिलिटी। अच्छा, एंट्रेंस, देयर वाज ओनली वन एंट्रेंस जो उस वक्त हमें नज़र आई। अच्छा, और वो मॉल की एंट्रेंस थी। अब वहाँ से तो एंट्री हो नहीं सकी। तो जो क्योंकि हमारे जो स्टाफ है प्रोफेशनली दे आर ट्रेंड फ्रॉम नेशनल रेस्क्यू अकेडमी लाहौर एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम कहते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अपनी सर्विसेज को बाकी इदारों के साथ। ये प्रोफेशनली जब भी रेस्क्यू 1112 की टीम जाएगी, सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस की टीम जाएगी, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड और उनको पता है हमें काम किस तरह से करना है, किस इंसिडेंट में किस तरह से हमें मूव करना है, किस तरह से बिहेव करना है। अच्छा, और फिर जो लोकल इदारे होते हैं तो उनको फिर मैं उन पे भी आता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो अभी आज हम डिस्कस करें इस पे, अच्छी बात है लोगों को पता भी चले, क्योंकि बाकी इदारों की भी ज़रूरत है। हमें ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू आ गई तो बाकी इदारे नहीं चलेंगे, अभी तो क्योंकि हम इस्टेब्लिशमेंट फेज़ में है। लेकिन ये है कि लीड ज़रूर रेस्क्यू 1112 करेगा और इस इंसिडेंट में भी हमने कोशिश की कि एक लीडिंग रोल अपना वहाँ पर प्ले करें। आई वाज आल्सो एट इंसिडेंट साइट, मेरी पूरी टीम वहाँ पर थी। अच्छा, करीबी वहाँ पर पेडेस्ट्रियन था जहाँ से हमारे लोग जो रेस्क्यूअर्स थे उन्होंने वहाँ पर लैडर लगाई और शीशे तोड़े, वहाँ से एंट्री की उन्होंने। ओके। और एक एंट्री वहाँ से हुई रेस्क्यू करने के लिए और उसके बाद दूसरी जो एंट्री थी वो हाइट हमने रेस्क्यू किया, हाइट से हमने फोर्सेबल एंट्री की। जो KMC का आपने देखा था वहाँ पर एक स्नॉर्कल वहाँ पर पहुँचा जिसके थ्रू, और वहाँ से फिर लोगों ने अंदर जाकर और फायर फाइटिंग का काम स्टार्ट किया था। इट वॉज अ वेरी टफ जॉब, इट वॉज वेरी टफ, आई कैन से बहुत मुश्किल इंसिडेंट था। और क्योंकि जब आपको एंट्री ना मिले और इतना ज़्यादा स्मोक हो अंदर और लोग आपको नज़र आ रहे हो कि आप लोग आपको नज़र आ रहे हो, हाथ हिला रहे हो कि हमें निकालें, तो आप सोचें उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, स्टाफ की क्या सिचुएशन है वहाँ पर लोगों की। और क्योंकि रेस्क्यू सर्विसेज का पहला जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव या मैं कहूँ हमारा अगर
वो यही है कि लाइफ सेविंग। हमें जितना जल्दी हो सके हमें लोगों को, विक्टिम्स को बाहर निकालना होता है। कोई भी इंसिडेंट हो, चाहे वो फायर इंसिडेंट हो या कोई भी किसी भी किस्म का इंसिडेंट हो। सो उस इंसिडेंट से हमने तकरीबन कोई 45 के करीब लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट किया, और अनफॉर्चुनेटली 10 लोग, क्योंकि स्मोक ज़्यादा था। आपको पता है कि जब स्मोक होता है तो लोगों को पता नहीं होता हमें करना क्या है, और अनफॉर्चुनेटली उस बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा इस पर बात भी कर सकेंगे। लेकिन जब हमने वहाँ पर इंसिडेंट को कमांड किया, जब इंसिडेंट में लोग हमारे अंदर गए तो हमें कहीं भी एग्ज़िट प्लेस नज़र नहीं आया, फायर का सिस्टम, फायर फाइटिंग का सिस्टम उस बिल्डिंग में नज़र नहीं आया। और अगर फायर फाइटिंग का सिस्टम नहीं है और एग्ज़िट नहीं है तो ज़ाहिर बात है लोगों की कैजुअलिटीज़ एक्सपेक्टेड थी, ज़्यादा भी हो सकती थी अगर प्रॉपर्ली वहाँ पर काम स्टार्ट ना होता, और अगर वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम होता तो शायद ये कैजुअलिटीज़ नहीं होती या कम होती। क्योंकि देखिए ना, जो आग है वो तो एक नेचुरल थिंग है, वो तो हो सकती है। जो हम कर सकते हैं, हम वहाँ पे प्री मेजर्स ले सकते हैं, रिगार्डलेस के होने के बाद हम मेजर्स लें। और जिस तरह आपने बात करी कि 10-11 लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई, एंड वी ओनली टॉक अबाउट द कैजुअलिटीज़, बट देन अगेन यू गाइज आल्सो सेव्ड 45 लाइफ्स। एग्जैक्टली। उसमें देखिए, अगर वहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम होता, क्योंकि स्टेप्स हैं, अगर वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर्स होते तो अगर वो आग उस वक्त स्टार्ट हुई या फायर का जब इंसिडेंट स्टार्ट हुआ तो स्मोक तो ज़रूर होनी थी। उसके बाद वहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम होता, स्प्रिंकल्स होते, वो अपना रिस्पॉन्ड करते, तो एटलीस्ट उस इंसिडेंट को कम किया जा सकता था, उसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती थी। और वहाँ पर कोई एग्जिट इवैक्यूएशन प्लेस होता जो लोगों को पता होता और ट्रेंड होते तो वहाँ से निकल जाते। और निकल जाते तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि टाइम यही होता है, जो टाइम है ना आपका किसी भी इंसिडेंट में निकलने का, वो गोल्डन टाइम। अगर आप निकल गए तो निकल गए, क्योंकि अगर स्मोक हो गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जनरेशन हो जाती है, और उसके बाद आपके लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, आप जो है आपके कार्डियक फेलियर में चले जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता आप करना किस तरह से। और हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई निकालने में, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ था, अब वो कैसे निकालता लोगों को, वही सीढ़ियाँ, वही स्टेयर्स थी जहाँ से फायर फाइटिंग भी चल रही थी, वहाँ से हम लोग रेस्क्यू का काम भी कर रहे थे, लोगों को भी बाहर निकाल रहे थे। इट वॉज वेरी वेरी टफ। लेकिन एनीवेज, जैसे अभी आपने भी कहा ना कि प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है यहाँ पे, यस, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम रेस्क्यू की बात करते हैं हमेशा कि रेस्क्यू देर से पहुंचा, रेस्क्यू नहीं पहुंचा, या रेस्क्यू जल्दी आ गया, इतने लोगों की कैजुअलिटीज़ हो गई, ज़ख्मी हो गए। उससे पहले क्या हुआ? एज अ कॉमन सिटीजन्स, हम जो लोग यहाँ पर इस पूरे प्रोविंस या पूरे पाकिस्तान में, क्या हम क्वेश्चन करते हैं कि जहाँ पर हम काम करते हैं कि क्या यहाँ पर मेरी सेफ्टी के लिए कुछ है? क्या उस नहीं है? देखिए ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए। जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ जिन बिल्डिंग्स में आप लोग, शॉपिंग मॉल्स में आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और आपको पता चले कि यहाँ देखें इंसिडेंट किसी टाइम पे किसी वक्त भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है, हम कहते हैं कि चले ठीक है इसमें शॉर्ट सर्किटिंग होगी, तो शॉर्ट सर्किटिंग तो कहीं भी हो सकती है अगर, क्योंकि जिस तरह के क्वालिटी काम होता है उसमें अगर शॉर्ट सर्किटिंग, तो इट्स वेरी कॉमन। तो जब शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? मॉल से कैसे निकलेंगे? वहाँ पर शीशे भी फिक्स हो, शीशे भी आप ना तोड़ सकें। चलें, अगर आप कोशिश भी कर लें कि आप ट्रेन है, क्या आपकी ट्रेनिंग है, क्या उस बिल्डिंग में ड्रिल्स हो रही हैं टाइमली, क्या आपको बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में कहाँ पर इवैक्यूएशन की जगह है, कहाँ पर एग्जिट होना है, कौन सा सिस्टम है जो आपको चलाना है, कौन सा अलार्म जनरेट होगा, किस अलार्म जनरेट होगा तो उसका मतलब क्या है, आपको निकलना कैसे, कितने टाइम पीरियड में निकलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फायर किट जो होती है, जिसको मतलब आग को जो रोकती है, इवन मुझे भी वो भी नहीं पता उसको यूज़ कैसे करना है। देयर इज नो ट्रेनिंग। मैं क्या कहते हैं, व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो ये रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं, हम लोग ऐसे इंसिडेंट के बाद मोस्टली इन ऑर्गेनाइजेशंस को और रेस्क्यू सर्विसेज को ब्लेम करते हैं। देखें, जो रेस्क्यू सर्विसेज का काम होता है, दैट इज़ रिएक्टिव। एक इंसिडेंट हो गया एंड वी स्टार्टेड क्वेश्चंस, यार एम्बुलेंस बहुत लेट पहुंची, यार हमने 20 मिनट पहले कॉल करी थी, 20 मिनट में पहुंची। ऑब्वियसली अगर एक 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस है बेस्ड ऑन द कराची ट्रैफिक, सो इट्स गोना टेक 15 to 20 मिनट्स। सो व्हाई वी ओनली क्वेश्चंस दीज रेस्क्यू एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस? ये तो इनका काम तो रिएक्टिव है। आप ये देखें कि आग जब लगी तो इससे पहले एक प्रोएक्टिव चीज़ें होती हैं, जिस तरह आबिद भाई ने मेंशन करी कि उस ऑफिस में कोई अलार्म सिस्टम या कोई फायर का सिस्टम नहीं था। सो व्हाई डोंट वी क्वेश्चन एज बीइंग एन इंडिविजुअल? ये हमारा काम है, हम जिस ऑफिस में जाएं, जहां भी जाएं, हम वहां पे पूछें कि अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो उसके प्रोएक्टिव मेजर्स क्या हैं, व्हेन वी डोंट डू दैट। अच्छा, खैर मैं एक शाउट आउट दूंगा, आई एम रियली सॉरी, शाउट आउट बोल रहा हूँ, मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ अदेश कुमार, one of our friend who passed away in this incident. अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे।
He was a musician and he was in contact with us. He was about to come to our podcast in the आगे जाके महीनों में. तो वो उस ऑफिस में जो ऑफिस में जहाँ आग लगी थी उसमें वो काम कर रहे थे. And sadly we got to know that he was the person among the 11 people who died. आदेश की सबकी उनकी फैमिली को सब्र मिले. अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंसिडेंट मुझे ना दिखा, एक वीडियो आई, उसके बाद एक बाप अपने बच्चे की बॉडी को एक एम्बुलेंस में डाल रहा है और वो शिफ्टिंग हो रही है, कभी उस एम्बुलेंस में भी जा रही है, कभी उस एम्बुलेंस में भी जा रही है, और उसमें मैं नाम नहीं लूँगा उन एम्बुलेंस का. तो ये क्या सिचुएशन थी? पहले तो मेरे ख्याल से मैं करेक्ट कर दूं, एम्बुलेंसेज जो है ना इस वक्त वो सिर्फ सिर्फ इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस के पास है. बाकियों के पास इस वक्त पेशेंट व्हीकल, पेशेंट शिफ्टिंग व्हीकल्स है. क्लियर आउट, ठीक है. ये डिफरेंशिएट करना अच्छा, बहुत जरूरी है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन एम्बुलेंस एंड पेशेंट? हमें तो लगता है ये जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं जो घूम रही होती हैं, दीज आर एम्बुलेंसेज, बट ये नहीं है. ये देखें, एम्बुलेंस का मतलब तो यही है ना कि एम्बुलेंस फुली इक्विप्ड होने चाहिए. ठीक है. क्योंकि जिस टाइम पीरियड पे आप किसी भी इंजर्ड को या किसी भी पेशेंट को शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो 15 to 20 मिनट्स या 10 मिनट्स जिसमें शिफ्टिंग हो, जिसको प्रॉपर्ली वहाँ पर अंदर फर्स्ट एड मिल रही हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, या उसमें पैरामेडिकल सपोर्ट मिल रही हो, ठीक है, तो क्या है? नहीं, तो ये तो आप बता सकते हैं. वो तो एक मरीज जो होता है वो तो खड्डों में से. देखें, मैं आपको बता सकता हूँ जो इस वक्त इमरजेंसी सर्विसेज की एम्बुलेंसेज हैं कि वो दे आर फुली इक्विप्ड. बाकी चीज़ मैंने आपको कहा ना, जब तक हम खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे सर्विसेज के बारे में, जिसको सर्विस चाहिए होती है, तब तक वो चीज़ें बेहतर नहीं होनी है. ठीक है. आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते थे लोग ने, गवर्नमेंट ने अपनी सर्विस इनिशिएट कर दी. आज गवर्नमेंट की इट्स गवर्नमेंट ओन्ड सर्विस. और बाकी जो लोकल एम्बुलेंस है वो गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है. लोकल एम्बुलेंसेज नहीं है वो लोकल नहीं है. वो एक पेशेंट ट्रांसफर है. अगर पेशेंट उसमें होता है तो उसमें कोई भी, जिस तरह बताया आबिद अंकल ने, कि कोई भी वहाँ पे स्टाफ नहीं है या फिर कोई भी फर्स्ट एड नहीं है, तो वो जो पेशेंट होता है वो तो उल्टा एम्बुलेंस में इधर उधर झूल रहा होता है, मरीज होता है कंधों से. मैं इसको भी करेक्ट करूँ. देखें, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, और उन गाड़ियों की भी ज़रूरत है ज़रूर. बिल्कुल. होपफुली वो अपग्रेड करेंगे गाड़ियों को. देखें, पॉजिटिविटी मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और सब इदारों को मिल के काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकेंगे. आई थिंक अमन हैव अ एम्बुलेंस. देखें, अमन फाउंडेशन इज़ नो मोर. अमन तो ख़त्म हो गई थी, काफ़ी अर्सा हो गया. उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 42 के अंदर इस्टेब्लिश की, SIEHS के नाम से, सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विस. इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज हैं वो भी उन्हीं के थ्रू मैनेज किया जा रहा है. कमांड एंड कंट्रोल इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस, रेस्क्यू 1112 रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट. और हमने क्योंकि बाकी सारी सर्विसेज को इंटीग्रेट किया हुआ है, और क्योंकि देखें जिन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपर्टीज़ हैं हमने उसका बेनिफिट लिया है, बट लीडिंग रोल जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का अपना होगा एज अ ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ तक शिफ्टिंग की आपकी बात की, वो हमारी बात अभी रहती है. बिल्कुल. देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके इस प्रोग्राम के तहत लोगों को पता चले और इम्प्रूवमेंट भी आए. हमारा काम यही है एज अ लीडिंग रोल इमरजेंसी सर्विसेज का, कि कराची इतना बड़ा शहर है, इसको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते. मैं हमेशा कहता हूँ कि ना आप कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान के किसी और शहर के साथ, और इवन दुनिया के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ. यहाँ के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है, यहाँ के लोग बड़े डिफरेंट है, यहाँ की एमरजेंसी सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट. तो जब एमरजेंसी सिचुएशन होती है, और आपने जब आपने बताया कि वहाँ पर एक शिफ्टिंग हो रही थी और उसको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल के एक ऐसी गाड़ी में डाला गया जहाँ पर पैरामेडिकल सपोर्ट शायद वैसी नहीं होगी जितनी उसको रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस में मिल सकती थी. मैं ब्लेम नहीं कर रहा अगली ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन शायद ऐसी सपोर्ट नहीं मिल पाती. और क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इमरजेंसी सर्विसेज में जो रेस्पॉन्स है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्पॉन्स एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, और उसके बाद अगर किसी विक्टिम को या किसी इंजर्ड को हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, वो गोल्डन टाइम्स होते हैं. तो इस टाइम पे भी तो 1-2 मिनट 4 मिनट ज़ाया हुए इस बहस में, तो प्रॉब्लम हो सकती है ऑब्वियसली. तो ओनरशिप जब तक, हालांकि गवर्नमेंट की ओनरशिप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आनी चाहिए. देखें, एम्बुलेंस का काम क्या था? पेशेंट को शिफ्ट कर रहे थे, तो उसको निकाल के अगर आप ऐसी गाड़ी में ज़बरदस्ती डालें, उसका क्या इंटेंशन था
वी डोंट नो, हाँ हमें नहीं पता है। आपने देखी वो वीडियो यानी कि जो मैं बात सबने कर रहा हूँ? देखी, बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान ने देखी, सिर्फ बिल्कुल कराची ऐसे। नहीं पूरे पाकिस्तान ने जी, देखी। और उसके फिर हमें मैसेजेस भी आते रहे और इत्तेफाक से ये वीडियो बन गई उस वक्त। आई डोंट नो जिसने भी बनाई, लेकिन ये बन गई तो अच्छा एक चीज़ सामने आ गई। बिल्कुल। तो ऐसे इंसिडेंट्स में जब पहले भी यही होता था कि जब ये इदारा नहीं था तो एक मैस क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा, पैनिक का माहौल बन जाता है। पैनिक का माहौल होता है वहाँ पर, लेकिन एक मैस क्रिएट होता है कि ये मुझे शिफ्ट करना है, ये मुझे शिफ्ट करना है। दैट्स द इशू। हमें इससे निकलना पड़ेगा बाहर, हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उन इंजर्ड्स को, उन विक्टिम्स को, based on the injured condition. एग्जैक्टली कि आप शिफ्ट करें, इसको हमें शिफ्ट करना है, इसको देखें। ये जब तक प्रायोरिटी सेट नहीं होगी ना तो सफ़र कौन करेगा? आप और हम। देखें सफ़र कौन करेगा? उस वक्त किसने सफ़र किया? पेशेंट ने। उस पेशेंट ने, उस इंजर्ड जिसको एक इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल जिसको शिफ्ट होना था और उसको एक प्रॉपर पैरामेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, आई एम श्योर उसको नहीं मिल सकी होगी। अगर वो एम्बुलेंस में शिफ्ट होता 111 222 की तो उसको प्रॉपर पैरामेडिकल सपोर्ट मिल पाती। तो लेकिन ये एक लर्निंग भी है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैसेज भी है कि काइंडली सब हमारा साथ दें इमरजेंसी सर्विसेज का, और हम इस पूरे प्रोविंस में इमरजेंसी सर्विसेज को स्ट्रेंथ करें। इस पूरे प्रोविंस में हमें सारे इदारों की ज़रूरत है। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि हम टांग खींचते हैं। आई एम रियली सॉरी, बात वही है कि टांग खींच के यार वो क्यों लेके जा रहा है, मैं लेके जाऊंगा, नंबर बढ़ाना। अच्छा, ऐसा हमारी इंटेंशन कोई भी नहीं है। आपने वहाँ पर देखा कि ऐसी इंटेंशंस हमारी नहीं है। और जो बेसिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, इट्स अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, प्रोफेशनल लोग, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर वेल इक्विप्ड उनकी व्हीकल्स, तभी जाकर तो हम रिस्पॉन्स दे सकेंगे। तो ये डिफरेंशिएट हमें करना है वहाँ पर, आपको और हमें। बिल्कुल ऐसे ये सिचुएशन मेरे साथ भी हो सकती है, ये सिचुएशन आपके साथ भी कहीं भी हो सकती है। तो हमें क्वेश्चन ज़रूर करना है जिसमें हम शिफ्ट करें कि आपके पास क्या ये फैसिलिटीज़ हैं, क्या इसमें ऑक्सीजन है, क्या इसमें पेशेंट मॉनिटर है, क्या यहाँ पर अगर मुझे अंदर किसी CPR की ज़रूरत पड़े तो क्या आपका पैरामेडिकल स्टाफ CPR में ट्रेंड है, क्या मुझे बेसिक लाइफ सपोर्ट मिल सकेगी, क्या आपके पास AED मशीन्स हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। बिल्कुल ऐसे। और इन केस अगर वो एम्बुलेंस मौजूद नहीं है तब आप जो सिचुएशन उस वक्त बेस्ट है आप वो यूज़ कर लो। बिल्कुल। इस कन्वर्सेशन का मकसद ये है कि हम किसी दूसरी एम्बुलेंस को ब्लेम नहीं कर रहे, जस्ट फॉर यू कि आपको पता होना चाहिए कि इस एम्बुलेंस का, इस इदारे का मकसद ये है और दूसरी जो गाड़ी हैं उनका मकसद ये है। बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन आप फैसला ले सकते हो कि आप ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हो। और मेरी टेक्निकल सपोर्ट इस वक्त उन सारे इदारों के लिए अवेलेबल है जो इस वक्त रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। अगर उनको मेरी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आई एम अवेलेबल 24/7 और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दें हुआ क्या था वो, मतलब आग लगने की कोई वजह पता चली अभी तक या अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है? देखिए इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसके बाद आइडिया होगा। देखें ना, जब स्टार्ट होती है ना ऐसे, जब इंसिडेंट होता है, मैंने आपको बताया कि मोस्टली सारी जल्दी चीज़ें जल गई वहाँ पर। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, एक एक चीज़ नहीं देखेंगे, सिस्टम को देखेंगे, चेक करेंगे। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें नज़र नहीं आई चीज़, लेकिन हो सकता है वहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम हो, एक चीज़ है, लेकिन था तो चलाना क्यों नहीं आया, तो ट्रेन क्यों नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चन। और अगर फायर नहीं होता, सिस्टम नहीं मौजूद होता, तो क्या गवर्नमेंट एक्शन लेगी मॉल के? लेट्स वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और क्योंकि इस दफ़ा FIR पहले कटी है, इन्वेस्टिगेशन बाद में हो रही है, और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हमारे अगेंस्ट भी डल गई और सरप्राइज हो गए। इमरजेंसी सर्विस के खिलाफ भी एप्लीकेशंस डल गई, तो हम परेशान हो गए कि यार काम भी कर रहे हैं और एप्लीकेशंस भी डल रही हैं। लेट्स सी, इट्स ओके, अच्छी बात है। तुम्हें पता है ना इंसिडेंट हो गया, उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें, कहानी तो कहानी तो पता है, इस दफ़ा कुछ होगा, कहानी तो बढ़ गई। आई एम एक्सपेक्टिंग, हम भी स्टेक होल्डर्स के साथ इस वक्त बैठ रहे हैं। एक अच्छी चीज़ मैंने आपको बताया ना, हम सब के लिए हो रही है, बिल्डिंग के ऑडिट्स हो रहे हैं। गुड, दैट्स गुड। आई होप कि जब बिल्डिंग का ऑडिट हो जाएगा, और ये जो कराची की सारी बिल्डिंग्स है, अभी तो कराची से स्टार्ट हुआ है इंशाल्लाह, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने फोकस किया इन सारी चीज़ों को, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और एक किसी एक की जान चली जाए, उस पूरे ख़ानदान की आप सोचे क्या उससे गुजरती होगी। इस वक्त हम 11 जो है अमवात की बात कर रहे हैं, तो 11 ख़ानदान। और बिल्डिंग ऑडिट सिर्फ कराची में नहीं, अगर पूरे पाकिस्तान में हो गया और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो जाए प्रॉपर, कि यहाँ पर जैसे मैं अगर सिंध की बात करूँ, जो बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स हैं 2016, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है और उसमें सारी चीज़ें डिफ़ाइन है कि क्या सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि 2016 से अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। आई होप कि उसमें भी मॉडिफिकेशन
की ज़रूरत है। We hope. अब तो हम गाड़ियों में देखें ना, आप ईवी गाड़ियाँ चला रहे हैं, एग्जैक्टली। क्या हमारे पास सिस्टम है उसको कैसी आग बुझनी है? हम फिर वही पानी लेकर और टैंकर लेकर खड़े हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमें उस लेवल पे जाना होगा। हम बाकी कंट्रीज़ के, जब मैं ये सिस्टम बना रहा था इमरजेंसी सर्विसेज का, जब मुझे टास्क दिया गया 2022 में, मैंने कुछ कंट्रीज़ के मॉडल्स देखे। Okay. मैं न्यूजीलैंड भी गया, उनका मॉडल भी देखा। ये सब आप देखिए ना, एक एडवांस कंट्रीज़ हैं, इनके पास बहुत एडवांस सिस्टम है, तो इनके पास इमरजेंसीज नहीं है। अच्छा, वो सारा महीना इंतजार करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा, मेडिकल इमरजेंसीज पूरी दुनिया में वो तो है। डिफरेंट काइंड ऑफ इमरजेंसीज, फायर इमरजेंसीज हो गई। अब उनके पास वाइल्ड फायर है जो यहाँ नहीं होती। अब वो वाइल्ड फायर पूरे फॉरेस्ट जल रहे होते हैं। आप देखिए कनाडा से रिपोर्ट्स आती हैं, तो जहाँ पर फॉरेस्ट है वहाँ पर वाइल्ड फायर जब होती है तो उसमें तो फिर महीनों लग जाते हैं। तो वो साल में एक दफ़ा, 2 साल में एक दफ़ा। लेकिन बाकी ऑस्ट्रेलिया में हुआ भी था। एग्जैक्टली। बिल्डिंग कोलैप्स, कोई अर्थक्वेक आ गया। देखिए अभी टर्की में आपने देखा कि क्या एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसमें पूरी दुनिया की जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स थी वहाँ पर उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान से लाहौर से भी टीम गई थी, और इट्स अ ट्रेन टीम और सर्टिफाइड टीम है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू इंसराग से सर्टिफाइड टीम, इट्स ओनली टीम विच इज़ सर्टिफाइड बाय इंसराग। सर्टिफाइड बाय इंसराग यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से सर्टिफिकेशन होती है, और बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया में जो सर्टिफाइड है। तो पाकिस्तान की लाहौर में जो इस वक्त टीम है, वो रेस्क्यू की जो अर्बन बॉडी है वो, जी बिल्कुल, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू बॉडी है जो सर्टिफाई करती हैं। बात ये है कि नेचुरल डिज़ास्टर तो किसी वक्त भी आ सकता है, हमें नहीं पता होता नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, लेकिन जो मैन मेड डिज़ास्टर हैं, जो इस तरह के इंसिडेंट्स, उसको हम रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर। हम क्यों वैक्सीन्स लगाते हैं? वैक्सीन्स क्यों है? ताकि प्री मेजर्स है ना, किसी डिजीज से बच सकें। हम कार्ड्स को फुलफिल करते हैं कि यार ये हमारी वैक्सीन हमने लगी हैं, इस एज ग्रुप में हमारी वैक्सीन लगी, कि उस एज ग्रुप में एक प्रॉपर आप समझें कि एक चांस होता है कि आपको ये डिजीज़ ना हो जाए, आपको ये प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यही चीज़ें हम नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं लेते हैं? कि हम इसी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो ये सिस्टम है वहाँ पर, तो हम क्यों ना बचाएं अपने आप को? एग्जैक्टली। हम तो वी आर एट रिस्क। रोड पे हम लोग रिस्क पे हैं, गाड़ियों हम फॉलो में नहीं करते हैं, सिग्नल्स हम तोड़ते हैं। एयरबैग्स नहीं है गाड़ियों में, हमारी लोकल गाड़ियों में, तो हम गाड़ी में भी रिस्क पे हैं, बस में चढ़े उसमें भी रिस्क में, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं हेलमेट्स नहीं पहनेंगे हम उसमें भी रिस्क में। एक यहाँ पर डंपर भागता हुआ जा रहा है 200 की स्पीड पे रोड पे, उसकी कोई 4-5-6 रोड लिमिटेशंस नहीं है, वो भी हम फिर भी रिस्क पे आ गए। बिल्डिंग के अंदर जाएं फिर भी रिस्क में। तो हर जगह जब रिस्क है तो उस रिस्क को तो मिटिगेट करें। तो ये तो वो इंसिडेंट है फिर रोड पे स्नैचिंग। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे पास वी हैव रूल्स, वी हैव अकॉर्डिंग टू ऑल द आर्टिकल्स, हमारे पास सारे रूल्स हैं, बट कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। सारे पैक, सारे आर्टिकल्स, सारे सेक्शंस हैं। अच्छा, एक छोटी सी मिसाल है, हम जी रात को 12 बजे के बाद सिग्नल रेड लाइट आती है, ओके, आप रुकते हैं 12 के बाद जी। आई हैव हर्ड इट्स ग्रीन आफ्टर 12 इट्स निकल जाओ, ठीक है। तो रूल्स तो है ना, पता भी है सिग्नल है, बट आपके दिमाग में वो 12 का वो कॉन्सेप्ट है। तो यार 12 बजे यहाँ से भी गाड़ी नहीं आएगी, यहाँ से भी नहीं आएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ग्रीन लाइट देकर दूसरा 200 की स्पीड पे आ रहा है कि मुझे फौरन से निकल जाऊँ, रेड ना हो जाए। दैट्स द प्रॉब्लम। आपके हमारे पास रूल्स रेगुलेशन सब हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमें, आपको और हमें करनी है। आप डिग्री लेते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ते क्या है? क्या पढ़ते हैं? क्या डिग्री में किताबें पढ़ी हैं? किताब पढ़ेंगे किस लिए पढ़ेंगे? मुझे जॉब लेनी है ना, ऐसा ही है ना। तो वो बुक्स क्यों नहीं पढ़ते हैं जिससे आपका रिस्क कम हो रहा है, आपकी लाइफ का रिस्क कम हो रहा है? तो आप उस लेवल तक पहुंच रहे हैं कि मैं पढ़कर निकलूंगा, मेरा यहाँ पर तो रिस्क कम हो गया, लेकिन मैं इंश्योर करूंगा कि मेरा रिस्क अगर कम हो रहा है तो वाकई मैं डिग्री भी ले लूंगा और अपनी जॉब भी, अपना जो एक मिशन है वो पूरा करूंगा और मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो चीज़ें गूगल करते हैं ना, आप गूगल करें ना, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपकी। इम्प्लीमेंटेशन रूल्स रेगुलेशन है ना आपके पास, तो हम क्यों वेट करते हैं कि हमें कोई आके पढ़ाए? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगा। कोविड आया, कोविड-19 हमने देखा, अब उसके बाद अल्लाह ना करे कोई सिचुएशन ऐसी दोबारा आए, लेकिन क्या हम प्री प्लान चीज़ें कर रहे हैं लाइक एमरजेंसीज़ के ऊपर? देखें, इस तरह की एमरजेंसीज जब आती हैं ना, तो उस वक्त प्लानिंग होती है। इस वक्त हम कोई चीज़ फोर्सी तो नहीं कर सकते, ठीक है। इट वॉज अनफोर्सीन, वो भी एक एपिडेमोलॉजिक आप समझेंगे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और मैं पोलियो की बात कर लूँ
तो इस वक्त आप देखें पोलियो के सैंपल्स होते हैं, इन्वायरमेंटल सैंपल्स भी क्रिएट होते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द है ना कि उसमें पोलियो इस वक्त अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, वन ऑफ द ओनली बिल्कुल वन ऑफ द बिल्कुल ओनली हाँ। कंट्री। तो ख़त्म तो नहीं हो रहा ना अभी तक। हम Even तो अभी सारे 2 सैम्पलिंग दिन भी कर रहे पहले, हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, आखिर क्या है? क्या आज reason भी है? आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें कार्ड्स की ज़रूरत है, कार्ड्स बना के आ जाएं और हॉस्पिटल चले जाएं, आपका कार्ड बन जाता है। ठीक है, देखिए वही बात है कि ये चीज़ है। अब अगर कोविड की तरह से अगर कोई ऐसा बाद में कोई ऐसी जनरेट होती है डिजीज़ या अल्लाह ना कोई करे, अल्लाह ना करे, तो ज़ाहिर बात है उस टाइम पे हम अपने उस तरह से मेजर्स लेंगे। ऐसा ही है, वहाँ वो depending मैंने on आपको बताया ना, रेस्क्यू का काम इज़ अ वेरी एक लिमिटेड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, रेस्क्यू आपको तब काम करेगी जब आपको किसी इमरजेंसी से जो आप हमें बुलाएंगे, तभी हमारा क्यों हर वक्त फोकस होता है कि रेस्पॉन्स टाइम। आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा एम्बुलेंस का रेस्पॉन्स टाइम 10 to 12 मिनट्स, 15 मिनट्स। ठीक है, हमारा टाइम हमारा होता है सिर्फ हमें रेस्पॉन्स पे करना होता है कि रेस्पॉन्स जल्द से जल्द लें और मिशन, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है लाइफ सेविंग का। Exactly. तो हम उसी में रहते हैं। इन द एंड लाइफ सेविंग। उसके अलावा बाकी बहुत सारे इदारे हैं, पीछे बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो रिसर्च का काम करती हैं। उसके बाद सैम्पलिंग हो रही होती है, उसके बाद उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हो रहे होते हैं, उसके बाद फिर वैक्सीन्स पे काम हो रहा होता है। तो बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, होल डिपार्टमेंट, इससे बहुत बड़ी साइकिल है। अच्छा सॉरी, एक और चीज़ हमारी रह गई, एक हाँ बोले, एक चीज़ रह गई। मैंने आपको बताया कि जब हमने मॉडल्स, छोटी सी बात है, जब मैंने दूसरे मुल्कों के मॉडल्स देखे और मैं वहाँ पर गया और मैं वहाँ पर भी सवाल था, प्रेजेंटेशन दे रहा था सिंध की कि हम लोग ने यहाँ पर एमरजेंसी सर्विस इस्टेब्लिश की है। पाकिस्तान में ऑलरेडी है। आपने स्टार्टिंग में कहा पंजाब में 19 ईयर्स हो गए उनकी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट हो गया अब तो। केपी में 2012 में स्टार्ट हुआ। बलूचिस्तान में एम्बुलेंस सर्विस मर्ग के नाम से चल रही है, बाकी सर्विसेज वहाँ पर अभी इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस है। गिलगित बल्तिस्तान में भी स्टार्ट हो गई। सिंध रह गया था, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट की और मेजर शहर जिसको ज़रूरत थी अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। नहीं थी। देखिए मैं इस पे, देखें बात ये कि मुझे मौका लास्ट ईयर मिला तो मैं क्यों नहीं थी या क्या वजह थी, इस पे बहुत सारी डिस्कशंस हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट हो गई हैं। एटलीस्ट अब एक इदारा अब आपको नज़र आ रहा है, आपको रोड्स पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे देर आए दुरुस्त आए। मैंने भी 3 दिन पहले रात के 1:30 बजे ना गाड़ी देखी थी, आप लोग जा रही थी, तो पता है कि सिंध रेस्क्यू की गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथन होना है। अच्छा, मैं इट्स रिलेटिवली न्यू, तो अभी थोड़ा सा हम आएंगे कि आपकी बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। और आप एक बात कंप्लीट कर रहे थे, यू वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, उनका मॉडल। तो मैं जब उनको प्रेजेंटेशन दी, मैं न्यूजीलैंड में था और मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो वहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन, इट्स 5 मिलियन पॉपुलेशन है न्यूजीलैंड की ना, 5 मिलियन 5.5 मिलियन, और सिर्फ वो ऑकलैंड और दूसरे वेलिंगटन में रहती हैं। और मैं वहाँ पर बैठ के कराची की, जब मैं वहाँ पर पॉपुलेशन बता रहा हूँ और वहाँ की प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और वहाँ के मैं इंसिडेंट्स बता रहा हूँ कि डेली बेसिस पे हम लोग 2 से 3 फायर इमरजेंसीज देख रहे हैं, डेली बेसिस पे हमारी 2,500 से 3,000 मेडिकल इमरजेंसीज की इंटरवेंशंस हो रही हैं, हम डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डेज पे ड्राउनिंग के केसेस फेस कर रहे हैं, हम 1 in a week और 1 in a month हम बिल्डिंग कोलैप्स के केसेस देख रहे थे। वो कह रहे थे इतनी इमरजेंसी, दे वर शॉक्ड। तो फिर हमें कहीं ये लगा कि मैंने कहा अगर यहाँ पर हम इनका सिस्टम तो हमने देख लिया, इट्स वेरी एडवांस, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनके पास एमरजेंसीज़ की जो वैल्यू है बहुत कम है, उनकी जो तादाद है बहुत कम है। लेकिन जब हमारे पास तादाद, इसका मतलब है कि बाकी मुल्कों को आकर हमसे सीखना चाहिए क्योंकि हमारे पास इतनी तादाद है और हमारे पास इतनी कैजुअलिटीज होती हैं। प्रैक्टिकली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट हैपेंस। देखें, आई एम ए मेडिकल डॉक्टर, और जितना मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जितने मौके हमें मिलते हैं हॉस्पिटल में जाकर, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम एक मेडिकल इंटरवेंशन का पार्ट बनते हैं, उतना शायद बाहर दुनिया में लोगों को कम मिलता होगा। एग्जैक्टली, हाँ, बढ़ते बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिकली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन एवरी फील्ड। आप भी जब जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो आप पढ़ रहे हैं, बुक्स में आपको क्या पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप जो चीज़ देख रहे होते हैं ना, वो आपकी वो लर्निंग है। ठीक है, जो आपने देख लिया, जो आपने एक इंसिडेंट को देखा या आपने किसी एक इवेंट को अगर आपने कहीं पर कवर कर लिया, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको हमेशा आपको याद रह जाएगा, वो लर्निंग पे आप लर्निंग करते जाएंगे। रिसर्च भी यही है ना, रिसर्च क्या होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। एक आपका आप उसको अलग अलग कर देना 2 पार्ट्स में। एक तो प्रैक्टिकल पार्ट है, आप खुद गए या आपने घर में बैठ के सारी रिसर्च करके और जमा करा दी, उसके रिजल्ट्स आपने बनाकर और प्रेजेंट कर दिए। लेकिन जब आप उस रिसर्च का पार्ट बने, डेटा कलेक्शन आपने खुद की, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। इंशाल्लाह
आपकी जो बात है कि ये न्यूजीलैंड में जितने डिफरेंट मॉडल्स हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आए, इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह ताला नहीं वो कोलैबोरेटिव करें तो कुछ और हो आके सकते हैं, हमारे सेशंस model हो को सकते follow हैं, करें, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अल्लाह ना करे उनके पास इतनी इमरजेंसी आना हाँ, स्टार्ट ये हो बात भी जाए। एक अल्लाह ना उनके करे। पास है ही नहीं। हाँ, उनके लेकिन हमने बिल्कुल उनसे हमने लर्निंग की। इवन आई वेंट टू सियोल कोरिया, हमने उनका मॉडल भी देखा जाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायद मैं इसको ज़रूर इस बात को कहूँगा कि जो पाकिस्तान में इमरजेंसी सर्विसेज के मॉडल्स हैं वो इंटरनेशनल वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस। और हम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सिंध में सिर्फ हमें क्योंकि 1 साल हुआ है, बल्कि दिसंबर 23 तारीख को इस साल हमें 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा हमारी कंप्लीट सर्विसेज जो हमारी इनॉग्रेशन जो हुई थी। तो इसके बाद इंशाल्लाह क्योंकि इसको स्ट्रेंथन होना है, अभी मेरे पास सिर्फ 500 का स्टाफ So है। let's come towards the mission of your organization. मिशन हमारा What एक ही is है। Sindh Emergency? कब इनिशिएट हुई, कैसे हुई, क्या काम है, कितनी आप लोगों के पास सर्विसेज हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ एक दीजिए। पॉइंट पहले मैं एक आना चाहता ये हूँ। बड़ी बोरिंग होगी, पहले हम कुछ और हाँ, बात पहले करते हैं। एक पॉइंट पहले हम आते हैं थोड़ा सा, फिर हम इस पे आएंगे। ओके श्योर। लेकिन ये सारी बातें तो हो जाएंगी हमारे, लेकिन सबसे पहले सर हमें आप अपने बारे में तो बताएं, क्योंकि आप ऑब्वियसली अभी 1 साल पहले आए हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जर्नी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, क्या आपकी एजुकेशन वगैरह। अच्छा, मैं 1 साल पहले नहीं आया, 2 साल हो गए, ओके 2 साल सही है। क्योंकि ओवरऑल सर्विस बनने से पहले भी 1 साल मैंने लगाया, उसके बाद सर्विस स्टैब्लिश हुई। ठीक है। आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, और मैं अगर पर्सनल बात करें तो मैंने 2002 में ग्रेजुएशन की, और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की एनेस्थीसिया में। ओके। और उसमें मुझे कहीं लगा कि आई एम सॉरी, बहुत सारे एनेस्थेटिस्ट सुन भी रहे होंगे कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ओके। और मेरी सर्विसेज मासेस के लिए होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट होता है ना किसी में, कि अगर मैं किसी ओटी में बैठ जाऊं और 24 आवर्स एक ही जॉब करूं एक ही तरह की, तो सम टाइम हर किसी की नेचर होती है, तो मुझे ये लगा कि शायद आई एम वेस्टिंग माई टाइम। ओके। तो फिर मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट किया, मैंने कहा अब चेंज होना चाहिए कुछ, और मेडिकल में रहते हुए मैं पब्लिक हेल्थ की फील्ड में आ गया। और जब तक मौका मिलता, जाहिर बात है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन की। उसके बाद फिर वहाँ पर एक ट्यूबरकुलोसिस का प्रोजेक्ट था, उसको मैंने देखा। HIV एड्स का एक प्रोजेक्ट था, उसको मैंने देखा। अच्छा, मुझे शौक हुआ कि थोड़ा मार्केटिंग को पढ़ा भी जाए और की भी जाए ना, मीडिया स्टडीज। मैं प्रोडक्ट और ब्रांड की साइड पे आ गया। अच्छा, फिर मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, फिर एज अ ब्रांड मैनेजर, फिर एज अ मार्केटिंग मैनेजर, फिर मैंने MBA किया मार्केटिंग एंड फाइनेंस में। उसके बाद फिर मीडिया देखी, एडवर्टाइजमेंट्स देखी। अच्छा, फिर सेल्स देखी मैंने अच्छे तरीके से, और जब सेल्स देखी तो मुझे याद है मैं मेडिकल रेप्स के साथ बाइक्स पे मैंने पूरा मुल्क देखा है, और एक एक गली जहाँ जहाँ डॉक्टर्स और बैठे थे। आपको पता है कि मेडिकल रैप के साथ जिसने काम कर लिया, सेल्स के जिसने काम कर लिया, तो उसने तो फिर पूरी दुनिया देख ली। कहते हैं ना मेडिकल रैप्स जो सेल्स वाले होते हैं ना, जैसा कोई सेल्स वाला। अच्छा, ये थोड़ा एंटायरली डिफरेंट थी, क्योंकि एक स्पेक्ट्रम होता है ना, आपको उसको ब्रॉड भी करना है ना, कि मुझे शौक था बहुत ज़्यादा काम करने का। अच्छा, उसके बाद फिर एक और मौका मिला, USAID का एक प्रोजेक्ट था, मैं वहाँ मूव हो गया। उसमें फिर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। फैमिली प्लानिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। USAID का प्रोजेक्ट देखा, फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें मूव हुआ। अच्छा, बहरहाल ये करते करते, क्योंकि मेरा जो अपना बैकग्राउंड था, मैंने साथ साथ फिर क्योंकि पढ़ाई नहीं छोड़ी। सही है। क्योंकि एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको इन टच रहना बहुत ज़रूरी है बुक्स के साथ, आपकी टीचर्स के साथ जो आपको सिखाते हैं, उनकी एक्सपीरियंस, उनके एक्सपेरिमेंट्स, आप प्रैक्टिकली नो डाउट यू आर वेरी स्ट्रांग, लेकिन हमें बुक्स की भी ज़रूरत है, हमें पॉलिसीज़ भी देखनी है, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, क्या चीज़ थी जिसकी बेसिस पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, क्या प्रॉब्लम्स थी। रिसर्च का थोड़ा बहुत शौक था, रिसर्च की। अच्छा, उसके साथ साथ फिर मैंने मास्टर्स किया पब्लिक हेल्थ में भी। वेरी नाइस सर, आपने बहुत कुछ पढ़ा है। बहुत कुछ कोशिश करते हैं साथ साथ। फिर मुझे शौक हुआ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी सर्विसेज का। ओके। शौक क्या था कि क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत सारी डाइवर्सिटी में चाह रहा था कि डाइवर्स, क्योंकि जो सिर्फ मेडिकल फील्ड ऐसा नहीं है कि आप क्लिनिक पे बैठ गए, जाकर आपने पेशेंट्स देख लिए, आप OT में चले गए, आपने सर्जरीज कर ली। एक वास्ट फील्ड है मेडिकल की, वास्ट फील्ड है कि मैंने आपको बताया, डिजीज़ होने से पहले जो काम है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमरजेंसी सर्विसेज में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मैंने कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की,
एमरजेंसी सर्विसेज में मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की, डिप्लोमा किया मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद से भी। एक सोशल प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था न्यूट्रिशन का, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, एक पूरा सिस्टम हमने बना कर दिया, तो उस पर एक लंबी बहस हो सकती है। फिर 2022 में मुझे कांटेक्ट किया एक इस काम के लिए कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें एमरजेंसी सर्विसेज इस्टेब्लिश होनी है। और 2022 में, सही, 2021 ओके, इट वाज द टाइम ऑफ आई थिंक अक्टूबर या नवंबर। ओके, मैं उससे पहले भी वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट देख रहा था, तो मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे, और क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ अगर मुझे देखें, मेरी एक्सपर्टीज़ है ऑपरेशंस, और मुझे फील्ड में लोग कहते थे कि आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में लग जाएं और जो ना चल रहा हो वो फ़ौरन से भागना शुरू हो जाता है। तो मैंने वेरी नाइस चला, मैंने कहा इट्स अ वेरी गुड कमेंट। और ये इम्पोर्टेंट रहा, ये आपका मोरल, दिस इज द सबसे, मोरल। हाँ, सबसे तो मुझे यही था, मैंने था। कहा मुझे भी बहुत दफ़ा एम्बुलेंस नहीं मिल सकी इस शहर में, मुझे बहुत दफ़ा फायर की सर्विसेज नहीं मिल सकी, तो और अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं एक डिपार्टमेंट बनाने जा रहा हूँ एक टीम के साथ मिलकर, तो इससे ज़्यादा क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। एनीवेज मैंने जनवरी एक्सेप्ट की, और जनवरी 2022 को इस सर्विसेज को मैंने ज्वाइन, सर्विसेज तो उस वक्त नहीं थी, इट वाज द प्रोजेक्ट सिंध रेजिलियंस प्रोजेक्ट, और मेरे सामने बहुत सारी बुक्स, PC1 सिस्टम रखे गए कि ये सारी चीज़ें पंजाब में सिस्टम चल रहा है, KP में चल रहा है, काम करें इस पर। तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं उस पूरे साल में शायद मैं प्रॉपर्ली सोया होऊंगा, या मुझे इतना टाइम मिला होगा मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकूं। और एक पेशन था कि नहीं, एमरजेंसी सर्विसेज जो बाकी प्रोविंसेस में, तो मेरे प्रोविंस में क्यों नहीं है, तो मुझे सर्विसेज क्यों नहीं अवेलेबल है। तो ये सारे सिस्टम्स को देखते हुए हमने काम स्टार्ट किया। और कितने टाइम में सिंस यू गॉट द प्लान, आपने कितने टाइम में इसको इनिशिएट किया? देखिए, जनवरी 2022 में मैंने ज्वाइन किया, ओके, और मई 2022 को हमने एम्बुलेटरी कंपोनेंट अपना लॉन्च कर दिया, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जी। और उसके साथ साथ बाकी सर्विसेज भी यहाँ होनी चाहिए थी उस वक्त, यही सोचती, तो बाकी क्यों नहीं है, सिर्फ एम्बुलेंस लॉन्च करके बैठ जाए, बाकी सर्विसेज कौन देगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड थी। मैंने आपको बताया, इस शहर में बहुत ज़रूरत थी, सिर्फ इस शहर में नहीं, लेकिन अगर हम बाकी शहरों की भी अपने अगर देखें तो इस वक्त एक्सपेंशन बहुत है। देखें आप बाकी सारे शहर भी अब अर्बनाइज होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, वर्टिकल उनके स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं, हो गया। जितने फ्लैट्स आप देख रहे होंगे बाकी शहरों में, अब जैसे ही कराची में वो नज़र आते ही थे, आप कराची से जैसे ही बाहर निकले आपके हाईवेज पे भी बनना स्टार्ट हो गए। मुझे लग रहा है कराची और हैदराबाद मिल जाएंगे आने वाले टाइम में। कराची हैदराबाद नहीं होगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा है, माइग्रेशन इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो जाहिर बात है उनको रहने के लिए जगह तो चाहिए। और यहाँ पर तो 80 गज पे भी 8 मंजिल बन जाती है, आप कैसे रोकेंगे? रोक तो नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब है कि अगर रेगुलेशंस में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इमरजेंसी तो सिचुएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। अभी शाह फैसल का एक वाकया हुआ, मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। 80 यार्ड्स की एक बिल्डिंग थी जो भी बन रही थी, 3 फ्लोर या 2 फ्लोर बने थे, गिर गई, मजदूर आ गए उसके नीचे, देखे ना, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई बनते हुए। ये हाल है, ठीक है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो एनीवेज फिर हमने इस पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। पंजाब से मुझे बहुत सपोर्ट मिली, पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज से हमें बड़ी सपोर्ट मिली, और मैं डॉक्टर रिजवान का नाम हर जगह लेता हूँ। ही इज़ अ पायनियर ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, ही इज़ सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट। इसके साथ KP ने हमें बड़ी सपोर्ट की, और वहाँ के इस वक्त DG हैं डॉक्टर खतीर, मैं उनका भी नाम लूँगा, ही इज़ वेरी सपोर्टिव, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। बलूचिस्तान के साथ में कनेक्टेड रहा। हमारी अपनी टीम जो प्रोजेक्ट की टीम थी, उनकी तो वैसे ही मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट थी कि मैं इंडिविजुअली काम कर रहा था उस वक्त। 1122 ढूंढना शुरू किया, 1122 है कहाँ नंबर। हमने कांटेक्ट किया PTI को, उन्होंने कहा कि किसी ज़माने में 1122 सिंध में जो है वो एक आपका जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हमसे लिया था, लेकिन अभी तक उनके पास ही है। उनसे हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि नंबर एक्टिवेट नहीं है, नंबर हमारे पास है। फिर नंबर ट्रांसफ़र कराया, शॉर्ट कोड लिया 1122 का, उसको कनेक्ट किया। अच्छा, व्हाई 1122? देखें, इस वक्त 1122 जो है वो तीनों प्रोविंसेस में एक्टिव है, जैसे पूरी दुनिया में 911 है। ओके, क्योंकि पंजाब में KP के और बिल्कुल ऐसे ही। तो अब इट्स अ यूनिवर्सल नंबर इन ऑल ओवर पाकिस्तान। जी बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ सिंध में सर्विसेज नहीं थी, बाकी तो हो गई थी। तो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता था सिंध का, तो 1122 था ही नहीं। एग्जैक्टली, तो वो भी एक्टिव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त।
तो ये अच्छा इनिशिएटिव है ना, वो Yes. कहीं कोई बंदा कहीं पे भी रह गए एक नंबर को डायल करे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो फायर सर्विसेज बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे लिए नहीं थी, लेकिन लर्निंग आपको पता है ना, हर चीज़ आपको सिखाती है, आपके एक्शंस आपको सिखाते हैं, आपकी पॉलिसीज आपको सिखाती हैं, मॉडल्स आपको सिखाते हैं, मुल्क में जो फॉलो हो रहे थे, लोगों के साथ डिस्कशन स्टार्ट हो गई। पहली मैंने जो मेरी जो बैच थी वो चली गई पंजाब, क्योंकि इस वक्त एमरजेंसी सर्विसेज, सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस की जो टीम है, एक्सेप्ट एम्बुलेंस सर्विस, क्योंकि एम्बुलेटरी कंपोनेंट इज़ मैनेज बाय द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने शुरू में बताया, ऐसा ये चीज़ उनका अपना स्टाफ है। लेकिन जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, या मेरे पास जैसे स्कूबा डाइवर्स हैं, इसके साथ फायर फाइटर्स हैं, दे ऑल आर ट्रेन फ्रॉम रेस्क्यू अकेडमी लाहौर। पहली बैच मेरी चली गई, एडवर्टाइजमेंट की, बच्चे ज्वाइन ही नहीं कर रहे थे, नई चीज़ थी, मिलेगी नहीं नौकरी। तो वही कॉन्सेप्ट था कि ये कॉन्सेप्ट था। हम एडवर्टाइजर में जेब में लेकर घूमता था, कभी टैक्सी में बैठा उनको दे दी, कभी करीब में बैठा उनके ड्राइवर्स के साथ शेयर कर ली, मैं शेयर करता रहता था, यार ज्वाइन करें, लोगों को कॉन्सेप्ट ये था कि गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे जॉब मिलेगी नहीं, एक ये भी था। और दूसरा ये था कि एमरजेंसी सर्विसेज से पता नहीं क्या हो हमारे साथ। और दूसरा क्योंकि यंग जनरेशन जो है ना वो इजी वे आउट ढूंढती है, मैंने देखा है इस वक्त। जब उनको पता चलता है मुझे पंजाब जाना है 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इस जॉब में रेस्क्यू सर्विसेज तो ऑब्वियसली 6-8 महीने की ट्रेनिंग होगी। लेकिन जब मेरी पहली बैच 107 लोग थे जो पास होकर आए वहाँ से, पहली बैच मेरी वापस आई नवंबर में, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। और लोग कितने गए थे? तकरीबन कोई 134-35 के करीब सही गए है थे यार, गुड रेशियो यार। जो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर मैंने पोजीशन अनाउंस की थी 500-550, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे पास 5000 लोग आएंगे और उसमें से 500 लोग चले जाएंगे। लेकिन पहली एडवर्टाइजमेंट थी, हो गया। अच्छा, जब वापस आए उन्होंने यूनिफॉर्म देखा, लोगों ने कहे तो इट्स अ यूनिफॉर्म सर्विस, इनको तो रैंक्स लगे हुए हैं। बिकॉज़ इट्स अ गवर्नमेंट, इट्स इन गवर्नमेंट ओन्ड। उस वक्त सिंध गवर्नमेंट नहीं था, उस वक्त सिर्फ वर्ल्ड बैंक चल रहा था। हम आते हैं गवर्नमेंट के पास किस तरह से हम, क्योंकि देखें गवर्नमेंट का एक विजन था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग अवेलेबल थी, तो हमने उस फंडिंग को उस विजन के साथ कनेक्ट किया। कि सिंध गवर्नमेंट का एक विजन है कि एक वन प्लेटफॉर्म या वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, उसको हमने उस फंडिंग के साथ कनेक्ट किया। तभी मैंने आपको बताया ना कि वाई ओनली एम्बुलेंस सर्विस, वाई नॉट ऑल द सर्विसेज कनेक्टेड विद 1122। तो हमने इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली। और फिर हमने एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल, जो आपने खुद भी विजिट किया, जो आप लोगों के अंडर है, इट्स आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि it's a state of the art central command and control. I agree to that because we have seen that room. I was amazed जिस तरह वहाँ पे काम चल रहा है। It's a 24 hours service available। और फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। KMC के पास फायर का बहुत बड़ा मैंडेट है इस वक्त, उसको भी हमने कनेक्ट किया 1122 के साथ। और मुर्तज़ा वाफ साहब ने हमने बड़ी सपोर्ट की। हमने अपना हेडक्वार्टर बनाया, और ये सारी जो लैंड्स इस वक्त कराची में, जहाँ पर ना सिर्फ हमारा हेडक्वार्टर है और बल्कि वहाँ पर हमारे जो स्टेशन बन रहे हैं, वो सब KMC की लैंड थी जो हमें प्रोवाइड की गई। इसके साथ साथ सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज में ये नहीं था कि हम सर्विसेज लॉन्च करें, हमने अपग्रेडेशन भी किए एमरजेंसी हॉस्पिटल्स की। कराची में जो KMC के अंडर कुछ एमरजेंसी हॉस्पिटल्स थी, जिसमें वन ऑफ द हॉस्पिटल इज़ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, उसकी एमरजेंसी यूनिट था, उसको हमने अपग्रेड किया। इसी तरह से शाह फैसल कार्डिक हॉस्पिटल, उसमें हमने एमरजेंसी को अपग्रेड किया। इसके साथ लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उसकी एमरजेंसी को हमने अपग्रेड किया। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट 40 बेडेड एमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर लाड़काना में बनाया, उसको हमने हैंड ओवर किया लाड़काना को। देखिए, मेजर ऑब्जेक्टिव तो ये है ना कि अगर एमरजेंसी सर्विसेज, जब आप हमारा लोड कम करें ना अपना, अगर इस वक्त केस होता है लाड़काना में और उसको मैं शिफ्ट करके कराची लाता हूँ, तो लोड किसके ऊपर आया? गवर्नमेंट के ऊपर। तो अगर वहाँ की फैसिलिटी ट्रांसफ़र लेके आना जाना, तो वहाँ पर ऑलरेडी इन सारी फैसिलिटीज़ को, ट्रामा सेंटर्स को अपग्रेडेशन मिल जाए। हमने कोशिश की कि हम करें। ऑलरेडी हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, आपने देखा है, हमारे पास NICVDs हैं, ट्रामा सेंटर्स हैं, तो इस पर भी हमने काम किया। पहली बैच मेरी वापस आई नवंबर को, उसके बाद फिर सेकंड बैच चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 500 के करीब लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और जून 2024 तक इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग ये स्ट्रेंथ बढ़ के और 1500 से लेकर 2000 तक स्ट्रेंथ हो जाएगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी करंटली you guys have around 500 employees। 500 इस वक्त मेरे पास जो पर्सनल ऑल ओवर सिंध 6 डिवीजन्स पे। 6 फर्स्ट फेज में हमने 6 डिवीजन्स पे अपनी सर्विस स्टैब्लिश की है।
अब हमने 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए हैं इसमें। एम्बुलेंस इज़ अवेलेबल ऑल ओवर द सिंध। बाकी सर्विसेज इस वक्त हमारी 6 डिवीजन्स पे, 13 डिस्ट्रिक्ट अभी हमने ऐड किए हैं। एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे, उसी लास्ट फार्मर गवर्नमेंट को हमने प्रपोजल दिया था कि हम 50 किलोमीटर्स पे एक सैटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहे हैं। एवरी 50 किलोमीटर, आफ्टर एवरी 50 किलोमीटर, ऑल ओवर कराची और ऑल ओवर सिंध, ऑल ओवर सिंध। M9, N5, N55 मेरान हाईवे, ये वो मोटरवे हाईवेज हैं जो पूरे सिंध में कनेक्टेड हैं, जो इंटरसिटी कनेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ हम बाकी प्रोविंस को भी कनेक्ट करते हैं। तो इन सारे हाईवेज मोटरवेज पे 16 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई की, एक स्टडी कराई, उसके बाद आइडेंटिफाई की, उसके बाद वहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है। ओके। और जून 24 तक एक्सपेक्टेशन ये है कि जब टीम हमारी वापस आती जाएगी पंजाब से ट्रेंड होकर, एंड दिस इज़ अ मैंडेटरी ट्रेनिंग। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, पंजाब में कितनी एम्प्लॉयज़ हैं? देखिए मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मोर देन 16,000 17,000 है। और कितने साल हो गए? 19 साल हो उनको 19 years हो गए, 2004 या 5 में इनिशिएट हुई थी। जी बिल्कुल, जो अर्थक्वेक आया था 2005 का, उसके बाद उसकी नीड जनरेट हुई थी और वो वहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी। ये आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस किस टाइप की इमरजेंसी और रेस्क्यूज कैटर करती हैं? बिल्कुल बता रहा हूँ, एक चीज़ और बता Sure. एक चीज़ आपके continue. क्वेश्चन से पहले मैं बता दूँ। इस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद था सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको कैसे इंश्योर करें? प्रोजेक्ट फेज में चलते रहेंगे, प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और उसके बाद अगर डॉक्टर आबिद नहीं रहा और बहुत सारे मेरा स्टाफ है वो नहीं रहा, तो इसको सस्टेन कैसे करेंगे? तो हमने इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने बड़ी सपोर्ट की। लास्ट सेशन था असेंबली का, आई रिमेंबर 10 अगस्त को, उसमें एक बिल पास हुआ, सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस एक्ट 2023, और उसमें एक लीगल जो है स्टैंडिंग हमें दी गई कि अब एमरजेंसी सर्विसेज जो थी, जो ये प्रोजेक्ट था वर्ल्ड बैंक का, अब ये कन्वर्ट होकर इट्स अ गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन अंडर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सही है। और उसमें एम्बुलेंस का जो मैंडेट है वो दिया गया हेल्थ डिपार्टमेंट को, आइदर इट्स कनेक्टेड विद 1122, और उसके साथ फायर एमरजेंसीज, वाटर रेस्क्यू एमरजेंसीज, बिल्डिंग कोलैप्स जिसको हम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन करते हैं वो, उसके साथ लाइफ सेविंग ट्रेनिंग्स and management of central command and control. It will be with Sindh Emergency Service Rescue completely under your exactly. umbrella. And the जो ambulance है वो आपके under में नहीं है, but it's strategic to a different exactly. It's very much connected with the central command and control, because when we are receiving the call from anyone, dispatching हमारी तरफ से होती है, dispatching but it's completely connected and coordinated effort with all the stakeholders which are actually providing the emergency rescue services from the government side. तो इसका जो मैंने आपको बताया ना, तो इसको फिर हमने इंटीग्रेशन, जो एक कॉन्सेप्ट था वो हम ले आए सिंध में, लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म में। तो इस वक्त भी आपने देखा जो आरजे मॉल का वाकया और वाकया इस वक्त इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आपको एक कंबाइन एफर्ट नज़र आ रही है। वहाँ पर केएमसी भी है, टाइमली पहुँच रहे हैं, वहाँ पर रेस्क्यू सर्विसेज भी टाइमली पहुँच रहे हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस भी टाइमली पहुँच रहे हैं। तो इट्स वेरी मच वेल कनेक्टेड विद द सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल। तो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल का जो रोल है, इट्स अ ब्रेन ऑफ एक्चुअली एनी सर्विस। अगर वो आपका ब्रेन अच्छा काम करे, स्टार्टिंग में कहा था टाइमली रिस्पॉन्स, एंड आई गेस that department central control is the hub, is the main heart. Exactly. तो 11 महीने हो गए इन पूरी सर्विसेज को, इसको अब स्ट्रेंथन हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, सॉरी टू कट यू, जो आपका सेंट्रल कमांड है उसमें पीपल आर टेकिंग कॉल्स, हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू यू हैव इन दैट सेंट्रल कंट्रोल? देखिए इस वक्त जो इनिशियली कॉन्सेप्ट हमारा था कि सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल इस्टेब्लिश यहाँ पर करेंगे, तो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया, उसमें कैपेसिटी 25 सीट्स की इस वक्त। और जो लेकिन उसके साथ साथ हमें नीड ये भी हुई कि जब क्योंकि एमरजेंसी सर्विसेज एक्सपेंड हो रही हैं, तो हमें इसको डिसेंट्रलाइज करना होगा। तो हमने सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल को अब हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, हम डिवीजनल लेवल पे लेकर जा रहे हैं। तो हर डिवीजन के साथ उसके जो रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे और वहाँ का लोड वहाँ पर लेयर होंगे। और इसकी मेन वजह ये भी है कि खुदा न खास्ता कराची का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल किसी वजह से डाउन होता है, तो बहुत सारी वजह होती है जी। तो हमारे पास यहाँ पर बैकअप सपोर्ट तो है। कल का भी एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद क्योंकि 10 से 12 मिनट कोई हमारा एक टेक्निकल फॉल्ट था, तो उसमें एक न्यूज़ चलना शुरू हो गई 1122 आर्जी तौर पर बंद है। तो वो एक न्यूज़ आना शुरू हो गई, फॉल्स न्यूज़ शुरू हो गई कि आर्जी तौर पर बंद है। हालांकि ऐसा नहीं होता, टेक्निकल फॉल्ट कहीं भी आ सकता है।
लेकिन हमारे पास उसके बैक एंड पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिस पे वो कॉल्स डाइवर्ट हो जाती है। प्लान बी प्लान सी, हाँ। तो वो डाइवर्ट हो गई, नॉर्मल एक प्रोसीजर था। उसमें अगर एक टाइम पे अगर हम फॉर एग्जांपल 10 कॉल्स ले रहे हैं तो वो कम होकर 6 कॉल्स हो जाती हैं उस लिमिटेड टाइम पीरियड के, लेकिन कॉल्स आ रही होती। लेकिन बहरहाल उसकी फिर प्रेस रिलीज निकली और बहुत सारी मुझे मीडिया की कॉल्स आना स्टार्ट हो गई, आपका नंबर बंद है। मैंने कहा मिला कर देंगे, नंबर इज़ एक्टिव। तो मैंने कहा असल में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें बगैर पढ़े फॉरवर्ड भी कर रहे होते हैं। तो वो एक अलमिया है, लेकिन एनीवेज इमरजेंसी सर्विसेज को हमें बड़ा सीरियस होके हम ले रहे हैं तो लोगों को भी लेना होगा, लेना चाहिए। तो जो आप जो हमने कहा ना कि जो सेंट्रल कमांड इसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो हैदराबाद का कंट्रोल रूम इस वक्त इट्स ऑलमोस्ट रेडी। वो जो कंट्रोल रूम होगा वो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होगा, डिसेंट्रलाइज होता जाएगा। यू जस्ट हैव वन कंट्रोल जो आपके हेडक्वार्टर्स यहाँ से इस वक्त डाइवर्ट हो रही हैं कॉल्स, मोस्टली कॉल्स यहीं आ रही हैं। तभी मैंने आपको बताया ना, सिर्फ कराची की कॉल्स मेरे पास 5,000 से 7,000 है पर डे, और 11,000 कॉल्स इस वक्त 9,000 to 11,000 कॉल्स ऐसी हैं जो बाकी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उसमें से कॉल्स आ रही हैं। तो इसको डिसेंट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइज में वो आईपी ट्रेस करके जहाँ से कॉल आ रही होगी उसी डिस्ट्रिक्ट में वो लैंड होगी, या फिर आपके सेंट्रलाइज जोन में होगी, फिर आप उसको रीट्रांसफर करोगे टू द सेंट्रलाइज? देखिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। मैंने आपको बताया लर्निंग फेज, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉल्स का लोड है हमारे ऊपर, तो आप कोशिश यही करेंगे कि जो कॉल लैंड करे वो उसी डिवीजन में करें, उस डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, क्योंकि अगर हम अगर यहीं से डाइवर्ट कर रहे हैं टेक्निकली, यहीं के सर्वर्स और स्टोरेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट्स होती हैं इसकी कॉल्स की, और उसका हमें स्टोरेज भी रखना होता है एक टाइम पीरियड के लिए। जैसे आरजे मॉल का इंसिडेंट था, तो अगर हमसे कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मांगती कॉल्स कितने बजे आई, तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से हम इसको डिसेंट्रलाइज करके हर डिवीजन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि यहाँ पर भी लोड कम हो और वहाँ पर भी लोड कम हो, तो इसका एक बेनिफिट होना है हमें। वेरी नाइस। ओके नाइस। मेरा वो सवाल था कि किस किस टाइप की इमरजेंसीज आपने बताया था, कोई ऐसी इमरजेंसी आई हो कि जो आप लोगों के लिए भी आउट ऑफ द ब्लू हो, क्या ये किस टाइप की इमरजेंसी है? देखें इमरजेंसी लोग एटलीस्ट लोग हमें कॉल कर रहे हैं, मतलब 111 पे कॉल आना स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो मैंने आपको रेशो बताया, लेकिन मेरे ख्याल से हमें अभी अपने आप को और स्ट्रेंथन करना है। ज़ाहिर बात है एक्सपेक्टेशंस अगर हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। बहुत सारी जगहों पे रिफ्यूज़ल भी होता है, ऐसा नहीं है रिफ्यूज़ल नहीं है। क्रिटिकल केसेस में हमारा बिल्कुल ज़ीरो रिफ्यूज़ल है, लेकिन नॉर्मल केसेस में हमारा रिफ्यूज़ल भी होता है और हम रेलेवेंट इदारे को कनेक्ट कर देते हैं कि सर्विसेज मिल जाए। ऐसा नहीं है सर्विसेज नहीं मिलती। Why there is a refusal if there's some cases? Just because it's new and since you guys are expanding, that is the reason? No, that's not the reason. देखिए रिफ्यूजल्स एग्जांपल ले लेते हैं एम्बुलेंस सर्विस का। हमारे पास ट्रायज होता है, प्रायोरिटी डिस्पैचिंग होती है कंट्रोल रूम से। मेरे पास एक टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल रूम में 6 कॉल्स आ रही हैं तो उसमें प्रायोरिटी देखी जाती है। अगर हमारे पास अवेलेबल हैं व्हीकल्स और अगर 6 के 6 लोगों को दे सकते हैं तो 6 के 6 लोगों को चली जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास इंगेज हैं तो हम प्रायोरिटी देखते हैं कि क्रिटिकल केस कौन सा है, उसको फिर डिस्पैच हो जाएगी। लेकिन बाकी केसेस जो हैं वो हमारे लिए सारी प्रायोरिटीज़ हैं। ये भी प्रायोरिटीज़ हैं, वो भी प्रायोरिटीज़ हैं। फायर इमरजेंसीज, यहाँ पर तो लोग झाड़ियों को भी आग लगा के कॉल करते हैं, आके बुझा कर देते हैं। प्लॉट की सफाई हो रही थी, उसने आग लगा दी, लेकिन उस पर गवर्नमेंट की कितनी रिसोर्स लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें, फेक कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, प्रैंक कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। ऐसा भी होता है कि हमें कॉल आई आपके एरिया में आग लगी हुई है, पूरी रिसोर्स वहाँ पर पहुँच गई और होता कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और बंदा कॉल बंद कर देता है। इट्स वेरी कॉमन। तो ये तो माइंड सेट है हमारा। रात को बच्चों को कॉल मिलाकर दे दी जाती है, बात करो 1122 पे, एंगेज हो जाते हैं बच्चे। अच्छा, really this happens? It's very common। मतलब ऐसा नहीं है कि वंस इन अ ब्लू मून, इट्स वेरी कॉमन। फायर, हमारे पास इमरजेंसीज कौन कौन सी आती हैं? मेडिकल इमरजेंसीज, पेशेंट शिफ्टिंग, क्रिटिकल केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। उसके साथ फायर इमरजेंसीज, अभी भी आप देख रहे थे मेरी टीम्स भाग रही है। फायर इमरजेंसीज दिन में 2 से 3 फायर इमरजेंसीज हैं, शायद हमें घर बैठे पता नहीं चलता। जी बिल्कुल आती है कराची में इतनी अप्रॉक्स। और उसके साथ साथ ड्राउनिंग के केसेस ऑल ओवर सिंध सीजनल होते हैं, नो डाउट, लेकिन केसेस आते हैं। जैसे अब सर्दियाँ लोग कम नहाना शुरू करेंगे, जाते हैं नहाने के लिए नदियों में, बिल्कुल, तो वो केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सीजनल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन अभी गर्मियों में तो दिन में 2-2, 3-3 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। हमारे पास प्रॉपर वाटर रेस्क्यू की टीम्स हैं, बोट्स हमारे पास हैं, और स्कूबा डाइवर्स हैं जो, और हमने ऐसे इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं। और अब सेकेंड टाइम आएंगे तो हमने सोनार्स वहाँ पर लिए हुए, उससे हमारा टाइम भी बचता है,
इवन जो बिल्डिंग कोलैप्स के केसेस हमारे पास आते हैं, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का हम एक कंपोनेंट यहाँ पर लेकर आए जिसको हमने एक्टिवेट किया हुआ है। कोई भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, इवन आपको याद होगा नवाबशाह में जो इंसिडेंट हुआ ट्रेन का, जी 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 आपको टीम्स नज़र आई थी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कि रेड हेलमेट्स के साथ इट्स आइडेंटिटी, आप रेड हेलमेट्स आपने देखा वहाँ पर लोग कामते रहे। और हर जगह मुझे जब कॉल्स आ रही थी, आई वाज फीलिंग प्राउड, मैं वहाँ था वैसे अवेलेबल, कि टीम्स ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया। वेरी नाइस। देखें, और वहाँ पर आपको जब नज़र आया लोग, इसका मतलब है काम हो रहा था। और वहाँ से 100 से ज़्यादा लोगों को हमने वहाँ से एवैक्यूएट किया था। और इक्विपमेंट्स थे हमारे पास। देखें, रिसोर्स आपके पास आ जाए, ट्रेंड नहीं है, मैं 50 बंदा खड़ा कर दूं, वॉलंटियर्स आ जाएंगे, अगर वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, इक्विपमेंट क्या करेगा? ट्रू, यस। तो एक वो इंसिडेंट था जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हमने फेस किया। इसके साथ साथ बाकी इमरजेंसीज भी आती हैं छोटी मोटी। वो जो कराची में एक आउट ऑफ द ब्लू एक इमरजेंसी आ गई थी, वो कराची में कुछ शेर वेर छुड़ गया था, वो एग्जैक्टली शारा फैसल पे। आप लोगों को कॉल आई थी, आप लोग यू वर पार्ट ऑफ द, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टीम्स आपको वीडियोस में नजर आए थे जब उसमें एक मीडिया चैनल, बहुत बड़ा मीडिया चैनल उसको कर रहा था, उस पर रिपोर्टिंग कर रहा था, कवरेज कर रहा था, तो मुझे अपनी वही टीम नजर आ गई। तो टीम्स हमारी हर जगह जाती हैं, 11 22 पे कॉल आएगी, टीम रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा, सिंस इट्स अ रिलेटिवली न्यू ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास रिस्पॉन्ड, आपको क्या लगता है जितनी कराची में पॉपुलेशन है उसके हिसाब से लोड है या फिर नहीं है? पीपल आर अवेयर कि इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है? देखें, बिल्कुल है। हमारी जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना, वो अपनी ब्रांडिंग खुद कर रही हैं, ठीक है। ये अपनी हम सबकी सर्विस है, गवर्नमेंट ऑन सर्विस, ठीक हो गया। जब गवर्नमेंट की अपनी सर्विस है तो जाहिर बात है लोगों को अवेल करनी चाहिए उस सर्विस को, सब ठीक है, मिसयूज़ ना करें, लेकिन अवेल ज़रूर करें। रेस्क्यू सर्विसेज जो है वो एमरजेंसी के लिए है, नॉर्मल आपकी सर्विसेज के लिए नहीं है। कि अगर मुझे नॉर्मली किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, आपने मुझे कॉल किया, अपना भी टाइम ज़ाया किया, हमारा भी किया कि आप हमें दे दें हमें सर्विस, लेकिन पीछे जो क्रिटिकल कोई केस होगा उसके लिए ही है, उसके लिए। लेकिन मैं आपको एक्सपेंशन चल रही है, स्ट्रेंथन हम अपने आप को कर रहे हैं। सिर्फ इस शहर के लिए अगर एम्बुलेंसेज अगर रिक्वायरमेंट देखें ना, 550-600 एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, ठीक है, तो चीज़ें बढ़ेंगी। फायर फाइटर्स का सिस्टम भी निज़ाम और स्ट्रेंथन होना है, हो भी रहा है, हम कर भी रहे हैं। के साथ साथ चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर होती रहती हैं। अच्छा, थोड़ा सा आते हैं पर्सनल लाइफ में, लाइक फैमिली टाइम, इन सब चीज़ों के बाद मतलब फैमिली के साथ बैठ के टाइम मिलता है, मौका मिलता है फैमिली के साथ? बिल्कुल मौका मिलता है। मौका ये मिलता है कि मैंने आपको पता है 2 चीज़ें मेरे साथ होती हैं हर वक्त। एक मेरा मोबाइल फ़ोन जो कभी भी कहते हैं ना हर वक्त चार्ज होना चाहिए, और साइलेंट पे नहीं होना चाहिए, और साइलेंट पे नहीं होना चाहिए, वरना हम साइलेंट पे चले जाते हैं। और दूसरा क्योंकि देखें लोगों की एक्सपेक्टेशन है, और दूसरा वायरलेस। और ये 2 चीज़ें ऐसी है जो रात को भी चल रही होती हैं, और जब इनकी डिस्कशन चल रही होती है फैमिली डिस्टर्ब ज़रूर होती है, लेकिन उनको अब वो यूज़ टू हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रायोरिटी जो है ना हमारे लिए, वो प्रायोरिटी हम लोग खुद है। क्योंकि मैं बाकी लोगों को, अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अगर ये इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी वक्त, तो मेरे लिए अब ये सर्विस अवेलेबल है। बट टू बी ऑनेस्ट, कूडोस टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलता होगा कि इमरजेंसी सर्विस है। इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। बहुत आसान है, बट आप इमेजिन करो अगर आप इमरजेंसी में हो, आपके रात को 3 बजे भी कॉल आ रही है, अब 2 दिन की नींद सोए, वो विदाउट एनी क्वेश्चन आपको अपनी सर्विस देनी है। इट्स वेरी टफ। और फिर सीपी भी डलती है हमारा गेस्ट, आप लोग लियन हीरोज तो यही है। अच्छा, अभी जो आरजे मॉल का है उसके बाद अभी कोर्ट के चक्कर लगेंगे। सिर्फ हमारे लिए नहीं, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर काम कर रही थी उनके अगेंस्ट फिर केसेस आ जाते हैं। जाहिर बात है हम चाहते हैं कि हम काम करते रहे ना, जाहिर बात है वो भी चीज़ें होती हैं, और हम जवाबदेह भी हैं इदारों पे, और हमने जो काम किया, और अगर नहीं काम करें तो उस पर बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से अगर एक गुस्से का इजहार भी होना चाहिए। और क्योंकि लर्निंग, मैंने आपको बताया ना, लर्निंग फेज़ है हमारे लिए, और ये लर्निंग फेज़ हमेशा चलता रहना चाहिए। हम कभी भी ये नहीं सकते कि जो हम कर रहे हैं कि बस यही होना चाहिए, लेकिन लर्निंग फेज़ चलना चाहिए। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, जो इस इदारे के साथ कनेक्टेड है ना लोग, चाहे वो मेरा रेस्क्यूअर क्यों ना है,
तो सब वो आप समझें कि 24 घंटे इस वक्त कनेक्टेड है, और वो इस वक्त शायद वो इतना टाइम अपने फैमिलीज़ को नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है। मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और हमें उन लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है कि नई एमरजेंसी सर्विसेज हैं तो काम कर रही हैं, और अगर एमरजेंसी सर्विसेज बनी है तो हम सबके लिए बनी है। अच्छा, एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ। अच्छा, फिल्मों में हम देखते हैं ना, एक टीम में एक हीरो होता है, सही है, आप तो लीड कर रहे हैं फ्रंट से, आपकी टीम में कोई हीरो है जो बस आप बोलो जैसे बॉब्जी द किंग है, बाबर देख लेगा, किंग देख लेगा, किंग कर लेगा, तो ऐसे आपकी टीम में यार ये है, ये बंदा ये देख लेगा, इसको भेज दो? देखें, इस वक्त मेरी टीम में ना हर बंदा हीरो है। सही है, ठीक है, हर बंदा हीरो है। जो उस इंसिडेंट पे काम कर रहा है ना, वो हीरो है हमारे, वो हमारे लिए नहीं, सबके लिए हीरो है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यही जब हम कहते हैं ना कि लोगों के लिए मैसेज होता है ना, कि मुझे कहते हैं आप मैसेज बताएं, मैसेज ये होता है ना कि अपने हीरोज़ को पहचानें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, एक तो बहुत बड़े इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट करती है मेरी टीम। एक छोटे भी इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ पर पैनिक की सिचुएशन होती है और एक मॉब क्रिएट हो जाता है, और उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। जब वो मॉब देखते हैं ना, आप मुझे बताएं कि अगर उसके माइंड में देखें, ये इट्स अ वेरी ट्रिकी जॉब, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक जॉब। हर इंसिडेंट के लिहाज से एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, और वो जब मॉब क्रिएट होता है और कैसे टैकल किया जाए, इमोशंस हैं, पीपल आर सेंसिटिव, और ये जो लोग हम मतलब एक जैसे ही है ना हम लोग, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। मतलब आप टेबल के उस साइड पे बैठे हुए हैं, हम टेबल के इस साइड पे बैठे हुए हैं, तो हम आपके काम कब आ रहे हैं? जब हम पे कोई इमरजेंसी, जब आपको इमरजेंसी की सिचुएशन है, ठीक है, आप तब हमें बुला रहे हैं। जब आप हमें बुला रहे हैं तो हमें काम करने दें, हमें अपने टाइम से काम करने दें, हम आपके लिए आ रहे हैं तो, और हमें जगह दी जाए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ वही हालात करेंगे तो मुझे पता है लोग, ज़ाहिर बात है, एक ह्यूमन साइकी है, वो रिलक्टेंट होगा कि सर जा रहा हूँ, इसमें ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी, क्या मुझे तो नहीं मारेंगे, क्या मेरे यूनिफॉर्म को तो नहीं फाड़ देंगे? तो बिल्कुल ऐसे ये बहुत सारी चीजें, जैसे हमने कि इलेक्ट्रिक के साथ देखा, उनके लड़कों को बांध देते हैं खंभों से, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं। हमने पास में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी, तो उसके तो सिर्फ इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे प्रोविंस, इस पूरे पाकिस्तान में जो रेस्क्यू सर्विस पे काम कर रहा है, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन अगर वो बंदा काम कर रहा है तो उसको जगह देनी चाहिए। उसको जगह दें, उसकी सपोर्ट बने, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। जो सबसे बड़ा मेजर हमारा, मैं कहूँगा हमारा इनिशिएटिव है कि एक हमने 11 महीनों में अगर सर्विस तो इंस्टॉल हमने अपनी इस्टेब्लिश की है, उसके साथ साथ हम अपने लोगों को भी ट्रेन किए जा रहे हैं। हमने पहला जो स्टार्ट किया वो स्कूल से किया। मैंने कहा ना, फाउंडेशन मजबूत करें। यस, मेरा भी यही, हम रह ना रहे, फाउंडेशन इतनी मजबूत हो। सेल्फ अवेयरनेस इमरजेंसी पे भी आप लोग जी, हमारा पूरा कैरिकुलम है। ओके, हमने स्कूल से स्टार्ट किया, क्लास 6 एंड अबव। यस, और जिसमें बेसिक चीजें जो होती हैं, पहले टेक्निक है सीपीआर। इट्स अ बेसिक लाइफ सपोर्ट, इट्स अ बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग, इट्स अ टेक्निक। बिल्कुल, हमने सीपीआर से स्टार्ट किया है। ओके, स्टॉप ब्लीड, कि अगर कहीं ट्रॉमा का केस है तो उस ब्लीडिंग को कैसे रोकना है, आपको कैसे रोकना है उस चीज़ को। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। तो ओवरऑल जो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट का कंपोनेंट है फर्स्ट एड का, इस वक्त उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। इंटरनेशनली जो इसको फॉलो किया जा रहा है, वही प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं। तो पहले हमने स्कूल से स्टार्ट किया, और अब तक तकरीबन कोई 2,500 से 3,000 बच्चे ट्रेन कर चुके हैं सेल्फ इमरजेंसी सर्विस में। उसके साथ साथ हमने उसके साथ फायर ड्रिल्स को भी इसको ऐड कर दिया कि अब उन सारे स्कूल्स में उन बच्चों को पता होना चाहिए कि इवैक्यूएशन की जगह होती क्या है, और स्कूल्स को हमने बताना शुरू किया। That's a really good initiative. उनके टीचर्स को हमने ट्रेन करना शुरू कर दिया कि वो भी क्वेश्चन करें स्कूल में कि हमारी सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे आप। पेरेंट्स को मैसेज चला गया बच्चों के थ्रू कि बच्चों को भेज तो रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं? यहाँ तो एक घर में भी स्कूल बन जाता है ना, 100 गज का घर है, स्कूल बना हुआ है। बच्चे कितने, नीचे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, नॉट ओनली स्कूल्स, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको जी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट फेज था स्कूल्स, सेकेंड फेज हमने स्टार्ट किया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ओके, पुलिस को हमने ऑफर की, इम्पोर्टेंट वेरी, क्योंकि सबसे पहले पुलिस ही पहुंचती है। MOU साइन किया। अच्छा, और जहां रेस्क्यू टाइम से साथ पहुंच रही है, बाकी इदारे पहुंच रहे हैं वहाँ पर, तो उनको हमने ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाया। Exactly. तो वो हेल्प आउट कर सके चीज़ों को। तो उनके साथ हमने इंट्रोड्यूस की, हमें बड़ी सपोर्ट मिली पुलिस से। Because not only organization, this is a basic need every human should know. Every human should know.
क्योंकि बेसिक देखिए चीज़ें अगर आरजे मॉल जैसे वाक़यात होते हैं और वहाँ पर अंदर किसी की कोई कार्डिक अरेस्ट में जा रहा होगा या you need अगर CPR देखें right अगर away. एटलीस्ट सीपीआर करना ही नहीं आएगा तो आप वेट करेंगे ना, इमरजेंसी सर्विसेज दाखिल हों तो कर। आज आइडिया ये है कि लाइक हम इसको थोड़ा सा फन फैक्ट करें, मतलब फन फैक्ट इन सेंस के अवेयरनेस के लिए लोगों को बोलें कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं, हम एक ऐसा इंक्यूबेटर सेंटर बनाएं जिसमें हम सारी चीज़ें प्रोसेस करवाएं, बच्चे समेत एक कैंपेन चलाएं कि लोग आएँ, लोग उसको एज अ फन लें कि हाँ यार आज चलते हैं, जैसे मैडी ने बोला यार हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके आते हैं कि एमरजेंसी को किस तरह किया जाता है। तो उसमें सारी 2 घंटे का 3 घंटे के सेशन लॉन्च करें, रजिस्टर्ड करवाएं ऑनलाइन या आएँ और सबको एक ट्रेनिंग मिले तो लोग उसमें इंटरेस्ट भी हो सकते हैं लाइक with time. आपका आइडिया बहुत अच्छा है और इस आइडिया पे काम भी हो रहा है। नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो लोगों से पहले मुझे आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 11 महीने में हमने सिर्फ सर्विस स्टैब्लिश नहीं की, हमने बहुत सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर किए हैं कि इसको कैसे बेहतर करें। मैं भी मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अब क्योंकि मेरी ब्रांड है, इट्स अ गवर्नमेंट ब्रांड, लेकिन थोड़ी बहुत जो मेरी कंट्रीब्यूशन है, मेरी कोशिश ये थी कि इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करके क्योंकि उसको ऑनर एक्सपेंड बोर्ड में करें। सबसे पहले नाम आपका ही होगा ना। देखें नाम से शायद कुछ नहीं होता, बात यह है कि मैं जब कहता हूँ ना कि गवर्नमेंट की सर्विस है और उस गवर्नमेंट की सर्विस में अगर मेरी 1% भी कंट्रीब्यूशन है तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। सेल्फ ऑनर, बिकॉज़ आपकी जिस फील्ड में है पब्लिक हेल्थ, तो हमने जो कंट्रीब्यूशन की है उस कंट्रीब्यूशन से आज सर्विस चल रही है। तो जो मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन, आई एम फीलिंग प्राउड, माय फैमिली फीलिंग प्राउड, जो मेरे साथ दोस्त कनेक्टेड हैं, जो मेरे साथ कम्युनिटी कनेक्टेड से, दे फीलिंग प्राउड कि यार आपको खुद कैसा फील होता है? लाइक यू, आई गेस यू विल बी ऑन द टॉप थिंग, इट्स सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होगी ना वो अच्छी, मजा भी आ रहा है आपको, मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने आपको देखा है हर जगह चलता मौजूद फिरता, होता है। जब 11 11 नंबर आगे पीछे चल रहा होता है ना तो आई एम उसकी एक फीलिंग डिफरेंट आप है। इमेजिन करो अगर आप यू आर सेविंग लाइव्स, हाउ वुड यू फील? वेरी नाइस यार। तो मैंने तभी कहा ना कि जब तक ये नाम रहेगा, देखिए जब तक हम लोग हैं इसके साथ कनेक्टेड, हम इसको और बेहतर से बेहतर करेंगे। चाहे हम डायरेक्ट, इस वक्त मैं ऑपरेशन देख रहा हूँ डायरेक्टली, अगर हम कभी फ्यूचर में, मैं टेक्निकल रोल में भी रहा और अगर मेरी एक्सपर्टीज़ कभी फ्यूचर में भी गवर्नमेंट को चाहिए होंगी और हम इसके साथ कंटिन्यू भी करते हैं तो इसको और ज़्यादा हम एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह। एमरजेंसी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा काम होना है, बहुत ज़्यादा काम। ये अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा काम होना है। और जहाँ तक आपने आइडिया की बात की, मैं उस पर भी आ जाऊँ। देखिए जहाँ इस वक्त आपने देखा जो भी इस वक्त एक्सपो लग रहे हैं, एग्जैक्टली, उसमें इमरजेंसी सर्विसेज बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पर जो लोग आते हैं हम इंश्योर करते हैं उनको सीपीआर सिखा के भेजें। ओके, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी ये कि एप्लीकेशन पे काम चल रहा है बैक एंड पे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम एप्लीकेशन एक लॉन्च करने जा रहे हैं। देखें हमें बहुत सारी चीज़ों पे अपनी कैपेसिटी भी देखनी है। मेरे लिए जो प्रायोरिटी है ना वो ऑपरेशन है, मेरे लिए जो प्रायोरिटी है वो इंसिडेंट का रेस्पॉन्स है। ये मेरे लिए प्रायोरिटी ज़रूर है, लेकिन करंट सिनेरियो में जिस वक्त मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और स्टाफ है, मैं सेकंड प्रायोरिटी, लेकिन फिर भी हमने स्टार्ट कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया है साथ साथ। लेकिन ये इसके साथ जब एप्लीकेशन आ जाएगी तो लोग अपने आप को वहाँ पर उस एप्लीकेशन के तहत 70% अपनी जो नॉलेज है वो गेन करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू। 30% थोड़ा सा ये है टू एजुकेट। और देखें एप्लीकेशन में ये कि लोग अगर अपने आप को उसमें इनरोल करेंगे, एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो मैं उसके बाद इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी बात करूँगा ज़रूर, लेकिन इस वक्त आपको सुपरफिशियली बता देता हूँ कि लोग अपने आप को इनरोल करेंगे एक स्पेसिफिक कोर्स में, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ से मिलेगी। सर्टिफिकेशन के लिए वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन हमारे पास ऑफिस आएगा, जो रेलेवेंट करीबी ऑफिस होगा, वहाँ पर जाकर हैंड्स ऑन करेंगे और वहाँ से वो सर्टिफिकेट अपना हासिल करेंगे। तो ये हम इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी, बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। एक और नई चीज़ जो हम करने जा रहे हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आपका भी टाइम बहुत कम रह गया प्रोग्राम का। जो एक बहुत नई चीज़ ये है कि हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं फर्स्ट वुमन रेस्क्यू स्टेशन का, और जहाँ पर सारी फीमेल्स होंगी और स्पेसिफिक एरिया में जो वहाँ पर सर्विस दे रही होंगी, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी है कि फ़ीमेल्स भी हमारे साथ इस सर्विस में काम करें, क्योंकि लेडीज़ भी होती हैं इमरजेंसी का। एग्जैक्टली, स्पेशली पैरामेडिक स्टाफ, स्पेशली इन कंट्रोल रूम, इवन रेस्क्यूअर्स। व्हाई नॉट? हम लोगों ने देखी नहीं है पाकिस्तान में कोई रेस्क्यू में वुमेन। पंजाब में है इस वक्त मेरे पास इस 500 लोगों में 6 फीमेल्स हैं जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। इवन ट्रेनिंग की इंचार्ज भी आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। कंट्रोल रूम में भी है, लेकिन 6 नथिंग। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हम रेशो 15% पे ले जाएंगे और वो भी हमारे साथ शाना बशाना काम करेंगी और इस रेस्क्यू में पार्टिसिपेट भी करेंगी, इसका हिस्सा भी बनेंगी। और जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो अभी मेरा एक और मैसेज है सबके लिए आपके प्रोग्राम के तहत कि जो लोग इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं
उसको ये ना सोचें कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, ये जॉब आपके लिए है और ये जॉब हम सब के लिए है, इसको ज़रूर इसमें इसको ज्वाइन करें। अभी कोई करंट ओपनिंग आप लोगों के पास चल रही है? चल रही है बिल्कुल जी, बिल्कुल चल रही है। और दूसरा ये है कि पंजाब में 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 4 to 6 months, और उसको ट्रेनिंग करने के बाद जो आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा ना, वो हमारी सोच है। डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आता है। हम सिर्फ डिसिप्लिन देखते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हम देखते हैं डिसिप्लिन में, लेकिन रेस्क्यू सर्विस इस वक्त अगर आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में तो आपको वहाँ भी एक डिसिप्लिन नज़र आएगा। और इस डिसिप्लिन के साथ अब जो अपनी एक सर्विस के साथ अगर आपकी लाइफ में भी चेंज आ रहा है, और जो आप काम कर रहे हैं ना, ये बहुत मुश्किल काम है, और ये इस काम के लिए अगर हमें सिलेक्ट किया जाता है तो ये हम सब के लिए एक ऑनर की बात होती है, तो इसका ज़रूर हिस्सा बने। बिग वर्ड्स। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? लाइक हर किसी का कोई मेंटोर होता है, किसी ना किसी, चाहे वो फादर की मैं खुद हूँ जी। अच्छा मैं डेली बेसिस पे अपने आप को मोटिवेट भी करता हूँ सुबह सुबह, और मैं खुद ही अपने लिए इंस्पिरेशन मैं खुद ही करता हूँ अपने साथ। खाने पीने का शौक है आपको? खाने पीने का शौक मुझे बहुत कम है। बहुत कम। कोई कराची में कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट जो आपके लिए फेवरेट हो? हर गली पे नुक्कड़ में जो बन कबाब वाला बैठा होता है ना, वो मेरी बहुत फेवरेट है। मतलब कमजोरी है कहीं ना कहीं। चाहे वो ये हो, चाहे वो गोलगप्पे हो, हर जगह, लेकिन होगा वो गली के नुक्कड़ पे गली के नुक्कड़ वाला, वो उस टेस्ट उसी में वो कहते हैं ना, मतलब हम सॉरी, जितना गलीज उतना लजीज। यूज्ड टू है। देखें ये चीज़ जब तक आपके पास टेस्ट नहीं है ना, बिल्कुल। हम हाई एंड देखें ना, रेस्टोरेंट्स पे भी जाते हैं, कभी कभी हमें फील होता है कि यार हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हों। तो एक देखें उसका एक अपना मज़ा है। बिल्कुल, स्ट्रीट फूड्स की, स्ट्रीट फूड्स का, स्ट्रीट्स पे घूमने का, दोस्तों के साथ, होटल पे चाय पीने का। जब तक आपने बस में कराची नहीं देखा तो गाड़ी में क्या देखा? जब तक आपने बाइक में नहीं देखा कराची, फिर क्या देखा आपने? पूरा अब तो बाइक पे देखें, लोगों ने हैवी बाइक्स ली हुई हैं, पूरा पाकिस्तान का ट्रेवल करते हैं, उसमें मज़ा है। इट्स अ पैशन। गाड़ी में बंद एसी में कितना घूमेंगे? वो जब तक बाइक में एडवेंचर एक अलग है, बस में नहीं घूमेंगे तो खुलेंगे कैसे? सही, इतने प्रॉब्लम्स, इतने ज़्यादा टेंस माहौल, एडवेंचरस प्लेस है। और इवन कराची आप देख लें, सारा दिन आपका मैं इसको कहता हूँ, सॉरी, एक हम वर्ड यूज़ करते हैं, इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ बिल्डिंग। स्ट्रक्चर है, हवा ही नहीं आती कहीं से भी। तो जब तक अपने आप को टाइम नहीं देंगे, निकलेंगे नहीं बाहर, घूमेंगे नहीं, आपको हवा नहीं लगेगी, मैं कहूँ इस फिजा में नहीं घूमेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है क्या? आप कमरे में बंद रहेंगे, सारी चीज़ें करते रहेंगे। अच्छा, कोई आप जाते जाते कोई 1-2 सवाल हैं। टॉप 5 विश लिस्ट की यार, मतलब लाइफ में आपका एक गोल हो कि यार ऑब्वियसली मरना है सबको, मरने से पहले ये 5 चीज़ें एटलीस्ट करनी है, ये मेरी गोल्स हैं। कोई भी 5 हो सकती हैं, रेस्क्यू को हटा के इसको हटा के। मजे की बात बताऊं, इस तरह कभी मैंने सोचा नहीं है। ये जो नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 मेरे को, मैंने आपको बताया मैंने कहाँ से देखें स्टार्ट की अपनी एजुकेशन, और आज मैं कहाँ हूँ, तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं शायद आज के लिए अपना प्लान कर सकता हूँ, मैं कल के लिए प्लान नहीं कर सकता। आई डोंट हैव एनी प्लान। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन तब होगी जो मैं कल देख सकूँगा। तो मुझे आज मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं इतना स्ट्रांगली कर रहा हूँ, तो शायद उससे कल मजबूत हो जाए। वेरी नाइस। तो अगर हम देखें, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, या तो हम पास्ट में रहें या फिर फ्यूचर में रहें, तो प्रेजेंट भूल जाते हैं। तो इन 2 चीज़ों से निकल के अगर आप प्रेजेंट में काम करेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर, आपका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर रहे तो। नाइस। कोई एडवाइस टू द पीपल के कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? देखें, एडवाइस ये कि पेशेंस आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कॉल आती है तो साथ दिया करें। वीडियोस चलती हैं, मैं देखता हूँ वायरल होती हैं, लोग कॉल करते हैं, हमसे सवालात बहुत होते हैं वहाँ पर कॉल सेंटर पे। तो सवालात इस वजह से होते हैं कि हमें डिटेल चाहिए होती है। जब प्रायोरिटी डिस्पैचिंग होती है ना, उसमें सवालात साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन डिस्पैच हो चुकी होती है सर्विस। डिटेल्स इस वजह से लेते हैं कि शायद इस सर्विस उस जगह पे जहाँ इंसिडेंट हुआ है उसमें और भी कितने इदारों की ज़रूरत है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए लोग बड़ा, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं आप इतने सवाल कर रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, बदतमीज़ी करते हैं हमारे लोगों के साथ, विच इज़ वेरी बैड। तो सवालात होते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर उसमें कोई प्रायोरिटी डिस्पैचिंग होती है तो सर्विसेज डिस्पैच हो चुकी होती हैं। तो सवालत करना
हमारा काम है, ज़रूर करेंगे आपकी सहूलत के लिए, आपको एक अच्छी सर्विस देने के लिए। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ ये है कि रेस्क्यू 1112 को जैसे मैंने पहले भी कहा, अब क्योंकि एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन कोई चीज़ पुरानी नहीं रहती। तो पहले दिन हर चीज़ नई होती है, दूसरे दिन पुरानी हो जाती है। लेकिन इसको हम सबको मिलकर स्ट्रेंथन करना है। बिल्कुल। हम वॉलंटियर्स भी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, उसका पार्ट बनिएगा ज़रूर। लोगों को मेरा मैसेज है, तो सारे वॉलंटियर ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशंस यही हैं, या कोशिश हमारी यही है कि 2024 के जून तक इसको हम इतना स्ट्रेंथन कर जाएंगे कि आपको किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे शायद रिफ्यूज़ल का सामना ना करना पड़े, जो 1 या 2% रिफ्यूज़ल किसी वजह से होती है। और हम सारे स्टेक होल्डर्स को जो गवर्नमेंट का विजन है, उस विजन के तहत वन विंडो ऑपरेशन पे ले आएंगे। और सारे इदारे, एक्सपेक्टेशन है जो प्राइवेट इदारे भी काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और जब सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर आपको इस तरह कभी मैस नज़र नहीं आएगा कि वो वहाँ पर छीना झपटी चल रही है, और आपको एक बड़ा डिसिप्लिन नज़र आएगा सर्विस में, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है। और आई एम होप कि मैं जो पहले भी कहा था, दोबारा भी कह रहा हूँ कि अगर किसी को मेरी टेक्निकल सपोर्ट किसी भी इदारे को ज़रूरत है, और वो 24/7 अवेलेबल है, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, क्योंकि ये मैं काम अपने लिए कर रहा हूँ। अपने का मतलब है कि हम सब अपने का मतलब बिल्कुल इसमें आते हैं। थैंक यू जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, यूथ हमारी पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, उनको क्या पैगाम है और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? 2 सवाल एक कनेक्ट किया। देखिए, मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ। देखिए, बाहर जो लोग जाते हैं उससे भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है ना, हम उसको क्यों भूल जाते हैं? तो अगर कोई यूथ बाहर जा रहा है, जाने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। जाने की वजह शायद यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना हो सकता है। इसको फिर हम कनेक्ट करें कि कैरियर काउंसलिंग हो, लोगों को पता हो कि यहाँ किस चीज़ की नीड है, तो वो यहाँ रहें। बहुत सारे लोग जो बाहर जाने होते हैं वैसे भी जाएंगे, जाते हैं, लोगों को एक होता है ना, एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमने भी जब एंटर की थी, हमने उस वक्त ये सोचा था बाहर चले जाएंगे, एसएटी देंगे, एग्जाम देंगे, बाहर चले जाएंगे, टॉफल देते हैं, आइल्स देते हैं, बाहर चले जाएं। ऐसा था ना, नहीं जा सके। लेकिन यहाँ काम कर रहे हैं ना, किसी न किसी रोल में हम यहाँ काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है जी, तो आप अपने आप में देखें कि आप किस चीज़ में फिट होते हैं। वेरी नाइस। तो जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और इस प्रोग्राम से पहले हमने ऑफलाइन जब बात की थी कि हम इसको यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए ना, लेकिन डिग्री के बाद काम वही करते हैं जो एक्सपर्टीज़ हम में होती है। एग्जैक्टली। तो डिग्री ज़रूर फ़ायदा देती है हमें, लेकिन एक्सपर्टीज़ क्या है? तो वॉलंटियर जो हमारे पास इस वक्त टेक्निकल वॉलंटियर्स प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें लोगों को पता हो, जिनकी ट्रेनिंग कराई जाए डिफरेंट प्रोग्राम्स पे। वोकेशनल ट्रेनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को पता हो कि मुझे कहाँ ज़रूरत है। और लेकिन अगर यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स बाहर जा रहा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और इसको अगर हम सक्सेसफुली इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप गुड थिंग, मतलब वेरी गुड थिंग, आप बिलीव करें, अगर आपका लेबर एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, तो उससे ज़्यादा क्या? ऑनेस्टली अगर सवाल होता है कि बहुत सारे लोग छोड़ के जाना चाहते हैं बट जा नहीं रही हैं, हमारा लेबर उस कैपेसिटी से एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा। व्हाई? बिकॉज़ वी डोंट हैव द ट्रेन्ड लेबर। ये हमारे लिए नेगेटिविटी है। जब आपके पास, आपने कहा ना हमारा इतना बड़ा यूथ है, तो यूथ क्या कर रहा है इस वक्त? होटल्स पे देखें, आप सिर्फ एक शहर को ना लेना, आप पूरे प्रोविंस, पूरे पाकिस्तान को देखें। बिल्कुल। आप जब परसेंटेज निकालेंगे इतनी बड़ी यूथ की, तो उसमें से जो आपके पास 60% यूथ होगा, वो तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। होटल्स पे बैठे हुए हैं, रात को गेम्स खोल रहे हैं, चाय पे बैठे हुए हैं, वहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। ज़रूर खेलें, पार्टिसिपेट करें, हेल्दी चीज़ें, लेकिन उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। टिकटॉक भी बना रहे हैं, many skills हैं, they can learn and इट्स अगेन अ वेरी गुड एक्टिविटी। देखें, अगर आप मैंने आपको कहा ना, इकोनॉमिक अगर एक्टिविटी जनरेट अगर हो रही है तो उसको होना चाहिए, हमें ज़रूरत भी है, हमें बहुत ज़रूरत है। तो पॉजिटिवली इसको देखें, और उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनकी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, ज़रूर जाएँ, लेकिन इस मुल्क के लिए हमेशा काम करते रहें। So before we go, हमारा एक सवाल है, रवायती सवाल जो अपने सारे गेस्ट से पूछते हैं। How was your experience with Encyclomedia? देखें, एक्सपीरियंस मेरा पर्सनली अगर पूछे तो मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ, और आपका स्टूडियो देख के, इट्स वेरी नाइस स्टूडियो, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ अगर आप इस तरह के प्रोग्राम्स देखें ना, ये एक बड़े पॉजिटिव प्रोग्राम्स होते हैं। मैं पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस वक्त। यस, अगर पॉजिटिव प्रोग्राम्स हो रहे हैं और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर हो रहे हैं कि हो क्या रहा है, वो क्या सोचते हैं। देखें, ये भी अगर मेरी नज़र में ना, एक
एक सदका जारिया है। इस तरह के बिल्कुल ऐसे programs जब पैगाम होते हैं ना, पहुंचाना बिल्कुल तो आपके जो पॉजिटिव प्रोग्राम्स हो रहे हैं और यूथ की ट्रेनिंग, यूथ के लिए मैसेजेस, यूथ को अपने साथ इस प्रोग्राम, सारा दिन हमारे पास मोबाइल साथ है ना, बिल्कुल वो देख कुछ है नहीं, मोबाइल है, मोबाइल है इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक दिन बिल्कुल। इंटरनेट बंद हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, परेशान करें हो क्या, जाते हैं, हाँ क्या ऐसा ही। करें। तो उसमें इस तरह के जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं ना, इसका बड़ा Positive बड़ा impact इंपॉर्टेंट होता रोल है। तो इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल करते रहें, लोगों को बुलाएं, उस यूथ को बुलाएं जिसको प्रॉब्लम्स को बिठाएं। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त पाकिस्तान में, वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेंटल हेल्थ इश्यूज पे ज़रूर बात करें, बच्चों को ले आएं जिनके इश्यूज हैं। यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे आपको नजर आते होंगे जो बात नहीं करते हैं। सर मेंटल हेल्थ पे जब कोई बात करता है ना तो उसको उल्टा पागल समझा जाता है। मेरे साथ बात कीजिएगा कभी दूसरे प्रोग्राम में, और आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट। बिल्कुल हमें बात करनी चाहिए। हम एक सेशन करेंगे ऐसे चीज़ों को आप टैबूज ना समझें और ऐसे चीज़ों पे बात करें। हम सिर्फ डिफरेंट सोशल मीडिया के चैनल्स देखते हैं कि आज इसकी जो है मेंटल हेल्थ की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, और बहुत सारे केसेस इस वक्त आप देखें रिपोर्ट हो रहे हैं इन सारी चीज़ों के, लेकिन उस पर बात ही नहीं करते। अच्छा, बात भी करते ना होटल पे दोस्तों पे, यार मुझे ना टेंशन हो रही है, Anxiety है, anxiety हो रही है, depression तो है। अगला दोस्त पता क्या बोलता है, अबे जा यार पागल नहीं बना यार, ये क्या, मतलब वो मजाक में ले लेते हैं। तुम भी यही करते हो? हाँ हम भी यही करते हैं। This is and it's a natural thing। इसको हम कभी ये ना समझे, it's a natural thing, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसको हम अपना पार्ट बनाएं, उसको अपने साथ लेकर चलें। नहीं, इसमें सेशन बात जरूर काउंसलिंग करें। होती है, प्रॉपर काउंसलिंग होती है, यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन कि उसके क्या इमोशंस हैं, वो क्या फील कर रहा है, कि तुम उसको अपनी कौन बात सा कर रहे जवाब। अच्छा, एक और चीज़ एवरीवन बताओ। हैज ऑल काइंड ऑफ इश्यूज। आपका आखिरी सवाल था, मैं इस पर एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। जिस ट्रॉमा से हमारे लोग गुजरते हैं ना, रेस्क्यू के लोग, शायद उससे बहुत नॉर्मल बंदा नहीं गुजर सकता, ठीक है। तो हम उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी कितने हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम अपने पास सर्विस में काउंसलर्स, जो साइकोलॉजिस्ट, हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और उसको फिर साइकेट्रिस्ट के साथ भी कनेक्ट करेंगे, इनकी कंटिन्यूस काउंसलिंग चलती रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ये पॉइंट मिस कर दिया, बट ऑब्वियसली आप ऐसी ऐसी चीज़ें देखते होगे फायर में, तो जो आपका स्टाफ होता होगा वो भी थोड़ा हिल जाता होगा। सो हाउ बॉडीज को देखना हर किसी की बस की बात डेली नहीं है। बेसिस पे। कितना मेंटली एंड इमोशनली यू नीड तो मैंने रेजिस्टेंस। आपको कहा ना, आप भूल जाएंगे, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। So we can talk about a lot of things. ये लाजमी करेंगे यार, ये लाजमी सेशन करेंगे इंशाल्लाह। Let's थैंक यू सो मच सर, आप thank आए, you आपने जी, टाइम thank you। निकाला, और इट्स ऑनर कि हमने आपका पॉडकास्ट किया, और बड़ा मजे का बहुत मजा पॉडकास्ट आया है मुझे भी। बिल्कुल। to the audience, I hope आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ ये था टू लेट यू Awareness। पीपल नो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, और इट्स अ रिलेटिवली न्यू ऑर्गेनाइजेशन, सो प्लीज हैव पेशेंस विद लिमिटेड रिसोर्सेज, विद लिमिटेड स्टाफ, दे आर डूइंग सम अमेजिंग जॉब। तो हमेशा नेगेटिविटी नहीं, वी शुड वर्क ऑन पॉजिटिविटी। Exactly। इंस्टेड ऑफ रेजिंग क्वेश्चंस, गो ahead एंड सपोर्ट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्योंकि ये आपके लिए और हमारे लिए बनी है। Yes, Obviously, और in the end। हम भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। वी शुड वॉलंटियर सपोर्ट। सो लेट्स वाइंड अप दिस पॉडकास्ट। इंशाल्लाह नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल टू वॉच ऑल दीज काइंड ऑफ पॉडकास्ट। सो बिल्कुल। इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।